हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो 15 ऑफ दिसंबर से लेके 21 ऑफ दिसंबर तक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पास। और अभी जो है वो एक पेपर हुआ था आपके पास PSSB का। ठीक है, अब PSSB का जो भी क्लर्क का पेपर हुआ है उसमें भी आपको बहुत चीज़ें अगर क्लियर हो पाई होंगी तो मेजॉरिटी ऑफ करंट अफेयर कहाँ से आया हुआ था आपके पास, ब्राइट से आया हुआ था। तो आप अपने करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। जो 6 मंथ के आपको MCQs दिए गए हैं उसे वहाँ पर कंटिन्यू करिए और अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, जो ग्रोथ है ना, अब जो अपना मतलब आपका जो पेपर का जो ग्रोथ है उसको भी वहाँ पर चेक करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो फिर से अगेन आपके पास MCQs आ जाते हैं। अब आपकी ड्यूटी है कि आप इन MCQs का आंसर दें वहाँ पर, और आंसर देने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 11 ही क्वेश्चन है आपके पास और उन 11 क्वेश्चंस का आंसर आप वहाँ पर दे देंगे यूट्यूब पे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने पास। पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन किसके साथ डील करता है बच्चे यहाँ पे, तो वो डील करता है अपॉइंटमेंट एंड पर्संस इन न्यूज़, इसके साथ डील करता है। और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उसे साथ में जोड़ते हुए चलेंगे। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन जो अभी हमने प्रीवियस पेपर्स में देखा होगा, अगर वो इसके साथ जुड़ता होगा तो उसे भी जोड़कर देखेंगे ताकि कोई गड़बड़ हम ना करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पास पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन। और पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है कि अपॉइंटमेंट हुई है किसकी, प्रधानमंत्री की। और कहाँ के प्रधानमंत्री की बेटा, तो आप क्या टिक करके आएंगे वहां पे, फ्रांस के। ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, अब देखिए बच्चा, ये तो अपॉइंटमेंट है, ये तो हम अभी 2 सेकंड ही लगेंगे इसको पढ़ने के लिए, पर अब हम इसके साथ फैक्ट जोड़ते हैं और फैक्ट जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा, हम सबको पता है कि फ्रांस की राजधानी क्या आती है बच्चे, यहाँ पे पेरिस आती है, हम सबको पता है। और पेरिस किस किस का हेडक्वार्टर है, या पेरिस इस साल जो न्यूज में रहा है वो किन किन मुद्दों के लिए रहा है, तो आपको याद रखना है सबसे पहले ये यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। अगर आपको याद हो तो किसका हेडक्वार्टर है बेटा, तो पेरिस जो है वो किसका हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, अगर आप सबको पता होगा तो। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसी के साथ एक और करंट अफेयर जोड़ लो, याद करो, जो जापान की साके पढ़ते हैं इसको, या सेक पढ़ते हैं, जो क्या था, राइस वाइन थी। ठीक है, उसे क्या बोला गया था, उसे अभी यूनेस्को साइट के अंदर भी ऐड किया गया था, अभी आपने पिछले करंट अफेयर में पढ़ा था। ठीक है, तो एक आपको याद रखना है, फ्रांस की राजधानी क्या आती है, पेरिस। और पेरिस किसकी हेडक्वार्टर रही है, तो वो हेडक्वार्टर रहा है किसका, यूनेस्को का। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, उसके अलावा आप सबको बताएं पेरिस में ही इस साल क्या हुए हैं बच्चे, ओलंपिक्स हुए हैं। तो 2024 के ओलंपिक्स कहाँ पर हुए थे, तो भी आप याद रखेंगे पेरिस में ही। उसके अलावा जो पैरा ओलंपिक्स हैं, याद देंगे आप यहाँ पर, याद रखेंगे जो पैरा ओलंपिक्स हैं वो भी कहाँ पर हुए बच्चे, वो भी पेरिस फ्रांस में हुए। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, 2 चीजें हो गई आपके पास। अब तीसरी चीज जो इस साल के पेपर में भी थी, जो अभी आपका संडे को पेपर हुआ था उसमें भी थी, अब उस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर और सॉल्व करते हैं। देखिए क्या था वो क्वेश्चन। देखिए, जब हम बात करते हैं बेटा किसकी, फ्रांस के प्रेसिडेंट की बात करते हैं, और फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम है इमैनुअल मैक्रॉन। क्या नाम है इनका, तो मैक्रॉनी से याद रखो यार, मैक्रॉन या मैक्रॉनी से याद रखो। यही वो व्यक्ति है बेटा जो अभी 26 जनवरी बीता है हमारे पास इसी साल का 2024 का, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें चीफ गेस्ट कौन थे, ये आपको यहां पर क्लियर रखना था। ठीक है, तो ये इसका आंसर भी था। और ये क्वेश्चन मैंने आपको भी जो पेपर सॉल्व करा था उसमें भी बताया था कि जो फ्रांस के कौन है हमारे पास प्रेसिडेंट हैं, ये क्या आए थे हमारे पास यहाँ पे, इसी साल का जो रिपब्लिक डे था उसमें चीफ गेस्ट कौन थे, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना था। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया आपके पास। उसके अलावा ये क्वेश्चन आप सबको पता भी है, आपको 100 बार क्लासेस में भी कराए हैं, स्टैटिक में भी आपको करवाए हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस के साथ हमारी कुछ एक्सरसाइजेज हैं। जैसे पहली आप याद रखेंगे शक्ति, उसके अलावा एक आती है आपके पास वरुणा, या वरुणा भी पढ़ा जाता है इसे, वरुण एक्सरसाइज हो गई। और एक आपको याद रखना है यहाँ पे गरुड़। ठीक है, तो एक गरुड़ तो इंडोनेशिया वाली भी है, वो अलग है, याद रखना, ये अलग है, यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, जब हम शक्ति की बात करेंगे बेटा, तो शक्ति हमारी और फ्रांस की कैसी एक्सरसाइज है बेटा, तो आपको याद रखना है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये आपको याद रखना है। जब हम वरुणा की बात करते हैं तो पानी आ गया, तो पानी के साथ कौन सी एक्सरसाइज है, नेवी। और गरुड़ कौन सी वाली आ गई आपके पास, तो आपको याद रखना है एयरफोर्स एक्सरसाइज है हमारे पास, ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, तो शक्ति वरुण गरुड़ गरुड़ ठीक है, तो शक्ति वरुण गरुड़ ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, तो ये होगी फ्रांस के साथ हमारी एक्सरसाइजेस भी। उसके अलावा अगर आपको याद होगा बेटा, अगर आपको याद होगा तो हम सब ने पढ़ा है इंटरनेशनल
सोलर अलायंस, अगर आप सबको पता हो, अगर आपको याद हो तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी, उसको भी चलाने वाली दो ही कंट्री है, उसमें से एक नाम है इंडिया और एक का नाम क्या आता है बच्चे, फ्रांस। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास एक और ये वाला। तो आपको इन सब तरीकों से अपने साथ अपना स्टैटिक जोड़ के रखना है ताकि आप कोई भी गड़बड़ ना कर सके वहां पर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। उसके अलावा एक क्वेश्चन हम और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देखिए बेटा, हम सबको पता है कि हमारे पास 7 मेजर एटॉमिक पावर प्लांट है। अगर आपको याद होगा तो 7 क्या है बच्चे हमारे पास यहाँ पे, 7 मेजर एटॉमिक पावर प्लांट है, अगर आपको याद होगा तो। उसमें से अब उनकी बात नहीं हो रही है, उनके अलावा और भी कुछ प्लांट है। उसमें से एक प्लांट है जिसका नाम है बेटा जैतपुर। क्या नाम है इसका? जैतपुर। ये जैतपुर कहां पर आता है? तो ये जैतपुर आता है महाराष्ट्र में। इस पावर प्रोजेक्ट को भी बनाने में हमारी मदद कौन कर रहा है बच्चे? तो हमारी मदद कौन कर रहा है? फ्रांस कर रहा है। ये भी आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेटा, हमने रफेल जो जेट है अपने पास वहां पर, वो भी हमने किससे परचेज करे हैं बेटा? तो वो भी हमें याद रखना है, वो भी हमने किससे कलेक्ट करे हैं? फ्रांस से ही कलेक्ट करे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया स्टैटिक सारा का सारा। और स्टैटिक के साथ अब हम अपनी न्यूज़ पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर बोली गई हैं, ठीक है। देखिए, कहता है जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने किसे अपॉइंट करा है? तो उन्होंने लिखा है यहाँ पर फ्रैंकोइस बैरो को क्या करा है? यहाँ पर अपॉइंट करा है, याद रखना है आपने। और क्यों? क्योंकि इनके जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे वो निकाल दिए गए हैं। उनके निकालने के बाद कौन अपॉइंट हुए यहाँ पे? तो फ्रैंकोइस बैरो यहाँ पर क्या हुए हैं? यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। तो अभी नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं फ्रांस के? तो क्या नाम आ जाएगा आपके पास? फ्रैंकोइस बैरो। आप याद रख सकते हैं इनका नाम, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन में यहाँ पर आपको और बता दूं, यहाँ पर इंडिया और फ्रांस का एक विजन है, ठीक है, याद रखना है आपने। और वो विजन कब का है? 2047 का है, ठीक है। एक क्या है उनका विजन? दोनों कंट्रीज आपस में पार्टनरशिप निभा रही हैं और इनका एक एम है कब तक का? 2047 तक का। तो 2047 तक क्लाइमेट हो गया, एनवायरमेंट हो गया, डिफेंस हो गया, इन सब मल्टीपल सेक्टर्स में ये दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगी। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो विजन 2047 किस कंट्री के साथ है हमारा? तो आप याद रखेंगे किसके साथ है? फ्रांस के साथ है। ये आपके पास आंसर निकल कर आ जाता है, ठीक है। अब वो किस पार्टी के हैं, क्या है, इतना नहीं याद रखना, क्या अपॉइंटमेंट हुई है, ये हमें यहाँ पर क्लियर अपने पास रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सेकंड पे आते हैं और सेकंड क्या कहता है इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चा, कहता है बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक है। एक क्वेश्चन बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर फेडरेशन कहां पर है बेटा? ये तो बेंगलुरु कर्नाटका में है। इलेक्टेड इन्होंने किससे अपॉइंट करा है? रूपम रॉय को क्या बनाया इन्होंने अपना? तो एक जनरल सेक्रेटरी बनाया है ड्यूरिंग इट्स 6th क्या लिखा है आगे यहाँ पे? एग्जीक्यूटिव मीटिंग हेल्ड इन चंडीगढ़ पंजाब। तो कहां पर हुई है मीटिंग? मीटिंग तो हुई है चंडीगढ़ पंजाब में, पर उसके अंदर किसे अपॉइंट किया गया है बच्चे? तो रूपम रॉय को अपॉइंट किया गया है। ये आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। देखिए बच्चा, एक्चुअली में इस बॉडी का काम क्या है? तो इस बॉडी का काम क्या है? ये एक पॉलिटिकल, आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, ये एक पॉलिटिकल एंड इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन है। तो ये पहले आपको समझना है यहाँ पर क्या है बच्चे, ये हमारे पास तो ये एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। और इसके अंदर जो बैंक ऑफिसर्स हैं उनकी एक मीटिंग होती है या वो उसके अंदर होते हैं, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। इसके अंदर बच्चे, इसके अंदर कुछ बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती है, जिसके अंदर टोटली मतलब बहुत सारी चीज़ों में बात की जाती है, मतलब किस सेक्टर को लेकर बात होती है? केवल और केवल बैंकिंग को लेकर बात होती है, ये आपने क्लियर रखना है। जैसे मैनेजमेंट, एफिशिएंसी, किस तरीके से काम होगा, क्या नहीं होगा, ये सारा काम कौन संभालता है? तो वो संभालता है ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर्स, लिखा भी हुआ है बच्चे, बैंक ऑफिसर्स, ये आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजों पे बात की जाती है, जैसे सिस्टम को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, जैसे जैसे अगर फ्रॉड बढ़ रहे हैं या और चीजें बढ़ रही हैं, डिजिटलाइजेशन बढ़ रही है, तो उन सब चीजों पे काम करने की बात की जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये बस आपको इतना सा याद रखना है
और इसमें कुछ नहीं याद रहेगा तो कोई भारी बात नहीं है। और ये बॉडी कब बनी थी हमारे पास, तो आप याद रखेंगे ये बॉडी हमारे पास कब बनकर तैयार हुई थी, 1965 को। तो और इसमें और कुछ नहीं याद रखना है बेटा, ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे, इतना काफी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला आता है प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं कहाँ की बच्चे, तो आप याद रखेंगे कहाँ के, जॉर्जिया के, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। अब जॉर्जिया ये कंट्री कहाँ पर आती है, तो आप याद रखेंगे ये ईस्टर्न यूरोप में आती है, ठीक है। कहाँ पर आती है बच्चे, ईस्टर्न यूरोप में आती है। और इसके पास एक पूरी माउंटेन चेन है, वो माउंटेन चेन किसकी है, तो कॉस्कसस इसको कहा जाता है या काउकसस कहा जाता है, ये आप देख लेंगे इसके साथ। ये पूरी की पूरी पहाड़ों की चेन हमें कहाँ देखने को मिलती है, इस जॉर्जिया के पास देखने को मिलती है, ठीक है। आते हैं पढ़ते हैं। कहता है फॉर्मर मैनचेस्टर सिटी फुटबॉलर मिखेल, अब ये नाम आके पढ़ लेंगे आके, विली वाज अपॉइंटेड एज द 6th प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया, ठीक है। तो क्या अपॉइंट हुए हैं, तो आप याद रखेंगे 6 नंबर के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं कहां पर, जॉर्जिया के लिए। क्लियर हो गया। कहता है मिखेल जो है वो नॉमिनेटेड बाय जॉर्जियन ड्रीम पार्टी वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विथ 224 वोट्स आउट ऑफ 300 वोट्स। तो कितने वोटों में से कितना मिला, ये हमें नहीं याद रखना बच्चे, याद रखना है आपने। कहता है इसके बाद यहाँ पे द प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया वाज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर द फर्स्ट टाइम बाय अ 300 मेंबर इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लोकल गवर्नमेंटल रिप्रेजेंटेटिव्स। अब हमारे लिए कोई भारी बात नहीं है बेटा, क्योंकि हमारे देश का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, इनडायरेक्टली आता है। हम कुछ लोगों को चुनकर भेजते हैं, वो आगे कुछ लोगों को चुनते हैं, तो कोई भारी बात नहीं है यहाँ पर यहाँ पर ऐसा पहली बार हुआ है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कहता है इन 2022 ही को फाउंडेड द पीपल्स पावर पार्टी, अ सैटेलाइट फैक्शन ऑफ जॉर्जियन, कह देंगे ड्रीमन पार्टी। नहीं याद रखना बच्चे, हमें बस इतना याद रह जाए, ये बड़ी बात है हमारे लिए। और ये हमें याद रखना है कि पहली बार कैसे इलेक्ट हुए हैं, इनडायरेक्टली। हमारे लिए कोई भारी बात नहीं, क्योंकि इंडिया में तो जो राष्ट्रपति होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होकर ही आता है, तो हमारे लिए तो कोई नई बात है नहीं ना यहाँ पे, तो ये आपको क्लियर रखना है, ठीक है। जॉर्जिया की कैपिटल क्या आती है, तो इसे तिबिलिसी भी पढ़ सकते हैं आप, या बिलिसी पढ़ सकते हैं आप इसे। और करेंसी क्या आती है बच्चे यहाँ पे, तो करेंसी आती है लारी, ये आपने क्लियर रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चे। तो ये आ गया आपके पास एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर किसके साथ का, जॉर्जिया के साथ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमडी अपॉइंट हो चुके हैं किसके, एसबीआई के। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, इसी साल इनकी अपॉइंटमेंट है, छल्ला श्रीनिवासलू। छल्ला से याद रखो तुम यार, छल्ला याद रह जाए, बड़ी बात है। हेडक्वार्टर कहां पर आते हैं इसके, मुंबई। और कब इसकी स्थापना हुई थी, 1955, ये आपको पहले पढ़ना है। अब हम आते हैं इसके साथ यहां पर, ठीक है। देखिए कहता है भारत सरकार ने रामा मोहन रॉय अमारा को डेप्यूटी एमडी बना दिया है और चीफ रिस्क ऑफिसर बना दिया है किसका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई फॉर द 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम 18 दिसंबर 2024। तो पहले इनके पास ये वाली डेजिग्नेशन थी, ये डेप्यूटी थे। अब क्या बन गए बच्चा ये, तो अब बन गए एमडी, ये आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। राम मोहन विल सर्व एज द 4th एमडी ऑफ एसबीआई, किसके साथ साथ, तो अश्वनी कुमार तिवारी, विनय एम टोनसे, उसके बाद राणा आशुतोष कुमार सिंह, ये आप देख लेंगे इसके साथ का, और ये अब यहां पर अपॉइंट हो सके हैं, ठीक है। अगला, एज ऑफ द सितंबर 2024 भारत सरकार ने कितने % शेयर रखे हैं एसबीआई के, तो 57.51%, ये आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसके साथ आप ऐड कर लेंगे कि 1 जुलाई 1955 को ये बनकर तैयार हो चुका था, ठीक है। चलिए, और इसका पुराना नाम एसबीआई का क्या था आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन कौन सा आता है बच्चे हमारे पास, यहाँ पे अगला सेक्शन आता है नेशनल, और इसके बारे में भी समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चा, पहला करंट अफेयर है नेशनल के अंदर, अगर आप जोर देंगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कहता है बच्चे इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी, ध्यान देंगे, ठीक है। इंटीग्रेटेड मतलब इकट्ठा हो गया, और वेस्ट को मैनेज करने के लिए, तो ध्यान देंगे आप यहाँ पर, वेस्ट को मैनेज करने के लिए एक सिटी बन रही है, और साथ ही साथ एक लर्निंग सेंटर भी बन रहा है कि वहां पर सिखाया भी जाएगा कि अगर कोई वेस्ट है तो उसे कैसे यूज करना है, उसे मतलब वेस्ट है तो उसे कैसे प्रोसेसिंग करना है, क्या करना है उसका, वो भी सिखाया जाएगा। एंड सेटअप इन कहां पर है, सुथनी विलेज, और ये कहां पर आता है, गोरखपुर
गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। और कब तक ये सेटअप हो जाएगा बच्चे? तो सितंबर 2025 तक ये सेटअप हो जाएगा। और ये क्या बताएगा? इनोवेटिव और सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। कहता है इस प्रोजेक्ट की उद्घाटन किसने करा है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने करा है एट द नेशनल चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। तो ये क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा कहता है, अब देखिए बेटा क्या क्या बोला गया। कहता है दिस इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम विल नॉट ओनली एड्रेस गोरखपुर वेस्ट, अकेला गोरखपुर का ही वेस्ट नहीं देखेगा ये, उसके साथ साथ जो उसकी नेबरिंग लोकल बॉडीज हैं और जो एडवांस रीजनल सस्टेनेबिलिटी है इसकी तरफ भी ध्यान देगा। तो सीधी सीधी बात है बेटा कि जो भी एक सिटी है उसे गार्बेज फ्री बनाना है। पहला काम तो यही रहेगा कि उसमें कूड़ा कबाड़ ना रहे, और अगर कोई कूड़ा कबाड़ है भी तो उसे इस तरीके से क्या किया जाए? मैनेज किया जाए, ताकि उससे और भी चीज़ें क्या की जा सके? प्रोड्यूस की जा सके। जैसे कि अगर हम देखें उसी वेस्ट से क्या प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है? चारकोल, और उसके अलावा बायो सीएनजी ये लॉन्च करने की बात यहाँ पर की जा रही है। मतलब वेस्ट से इसको बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन सा वेस्ट आ जाएगा बच्चे? तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आप कह सकते हैं, जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, ये सारा वेस्ट इसके अंदर क्या किया जाएगा? काउंट किया जाएगा। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चे? तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पर काउंट की जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा बेटा इसके अंदर ही तीन कह सकते हो आप इसको, तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा। मतलब ये जो सस्टेनेबल, ये जो गांव बनाया जा रहा है या इस विलेज को तैयार किया जा रहा है, इसके अंदर तीन डेडिकेटेड प्लांट सेटअप किए जाएंगे, जिसमें पहला आपको याद रखना है, मैंने आपको फिर क्या कहा, तीन डेडिकेटेड प्लांट्स इसके अंदर सेटअप किए जाएंगे, जिसमें से एक आएगा सबसे पहले ड्राई वेस्ट प्लांट, ठीक है। ध्यान रखना है आपने, ड्राई वेस्ट आप समझ रहे हैं, ऐसा वेस्ट जो गीला नहीं है, ठीक है। हाँ, तो जो ड्राई वेस्ट है उससे चारकोल बनाने की तैयारी की जाएगी। उससे क्या बनाया जाएगा? चारकोल। ये कोशिश की जाएगी ताकि उससे चारकोल बन सके। जो वेट है बेटा, जो वेट वेस्ट है, उससे बनाया जाएगा बायो सीएनजी वगैरह। और तीसरी कैटेगरी है बच्चे हैजार्डस की, हैजार्डस, ठीक है। हैजार्डस में अब आप कुछ भी काउंट कर सकते हैं जो कि हमारे लिए भी हैजार्डस है और एनवायरनमेंट के लिए भी ज़्यादा हैजार्डस है, ठीक है। तो इन तीन प्रकार के वेस्ट को क्या किया जाएगा? चेंज किया जाएगा, और उससे ये सब चीज़ें बनाने की तैयारी की जाएंगी, ठीक है। और अगर ऐसा कंप्लीट हो गया बेटा, अगर ये पूरे तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है, तो फिर इसे आगे फॉरवर्ड करने की बात की जाएगी, और भी बहुत सारे राज्यों में इसे ओपन करने की बात करी जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया? अब उसके साथ यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है ना आपके पास यहाँ तक का? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपके पास, क्योंकि पहला ऐसा वेस्ट मैनेजमेंट सिटी बनने जा रही है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? गोरखपुर पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ अगला देखते हैं। अगला आता है इंडिया स्किल रिपोर्ट, ठीक है। ध्यान देना, स्किल की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम स्किल की बात करते हैं तो मोदी सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चला रखे हैं जो किसके साथ एसोसिएटेड हैं? जो स्किल के साथ एसोसिएटेड हैं। ये उसके साथ एक रिपोर्ट आपके पास बनकर तैयार हो जाती है, और इसके बारे में बात यहाँ पर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू दी 12th एडिशन, 12वां एडिशन आया है किसका? इंडिया स्किल रिपोर्ट, जिसका टाइटल क्या है? इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी इंडियाज डेकेड। 54.81% of Indian graduate are expected to be globally employable by 2025, इंक्रीज फॉर 51.2% से लेकर 7% यहाँ पर क्या हो चुका है? बढ़ोतरी की जा चुकी है, ठीक है। कहता है महाराष्ट्र में कितने स्किल रिपोर्ट है? यहाँ पे 84% जो कि एम्प्लॉयमेंट के काबिल है। उसके बाद है दिल्ली, फिर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला और उत्तर प्रदेश। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। कहता है द लिस्ट इज टॉप्ड बाय गुजरात इन मेन, और आंध्र प्रदेश ने कहाँ पर टॉप करा है? इसमें फीमेल में टॉप करा है। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। ये आपके पास हो गया। उसके बाद कहता है ये जो ISR है 2025, ये किसने पब्लिश करा था? तो आप याद रखेंगे
एक टैलेंट असेसमेंट एजेंसी है जिसका नाम क्या है, वी वॉक्स, इन कोलैबोरेशन विद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, CII ने करा है, और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और एक नॉलेज पार्टनर है टडैक करके, उन्होंने भी इस चीज़ को लॉन्च करने की मदद करी है। ठीक है, तो याद रखना है आपने। और जब भी हम स्किल की बात करते हैं बेटा, ठीक है, तो स्किल में आप यहाँ पे टैलेंट काउंट कर सकते हैं या कोई काम आप इसके अंदर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो मोदी सरकार ने चलाया था स्किल इंडिया फ्लैगशिप, एक प्रोग्राम चलाया था। क्या नाम था बच्चे इसका, स्किल इंडिया फ्लैगशिप। ये आप यहां पर पहले क्लियर रखेंगे। उसके बाद है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अगर आपको याद होगा कौशल विकास योजना, ये किसके लिए चलाई गई थी, ये भी स्किल मैनेजमेंट के लिए चलाई गई थी। क्या नाम था बेटा इसका, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखनी है। उसके बाद है प्रधानमंत्री, तीसरा आता है आपके पास प्रधानमंत्री युवा योजना, आपको याद होगा ये भी हमने पढ़ी हुई है पहले भी। ठीक है, युवा योजना एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं जो मेनली किसके ऊपर फोकस करते हैं, स्किल और वोकेशनल ट्रेनिंग्स के ऊपर जोर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। तो ये था आपके पास एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं और इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। कहता है पंजाब पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने एनैक्ट करा है, मतलब बनाया है, लागू करा है, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट 2024। अब पढ़ते हैं इसके बारे में और समझते हैं क्या बोला गया है। ठीक है, देखिए कहता है पंजाब के जो CM हैं अभी, जिनका नाम क्या है, भगवंत सिंह मान, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है किसको, कि पंजाब स्टेट डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट 2024, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन जाएगा जिसने किसके ऊपर फोकस करा है, यहाँ पर स्पोर्ट्स को बढ़ाने में, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, और स्पोर्ट्स के अंदर अगर किसी प्लेयर को सिलेक्शन करनी है या प्लेयर को सिलेक्ट करना है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए इस तरीके का पहला ये स्टेट यहाँ पर बन चुका है। आगे कहता है एज पर द नेशनल स्टेट पॉलिसी 2024 द इनिशिएटिव एम टू एस्टैब्लिश अ लीगल फ्रेमवर्क, जिसमें क्या किया जाए, नेशनल और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस टू ड्राइव डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स विद इन अ स्टेट। ठीक है, तो स्टेट के अंदर ही क्या करने की बात की जा रही है, स्पोर्ट्स को एनहांस करने की बात की जा रही है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके साथ का आगे ताकि हमें पूरी न्यूज़ यहाँ पर समझ में आ जाए। अगला कहता है बच्चे, इसी के अंदर क्या बनाई जाएगी, 5 मेंबर कमेटी, जो किसे सिलेक्ट करेगी, टीम को, प्लेयर्स को, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के लिए, और जिसमें कौन होंगे, जनरल सेक्रेटरी, 2 सीनियर कोचेज होंगे और 2 एमिनेंट मतलब अपनी फील्ड के दिग्गज कह सकते हैं आप, वो प्लेयर्स यहाँ पर होंगे। उसके साथ साथ एक डिस्प्यूटिव रेजोल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी, याद रखना है, जिसमें कौन होगा, डेप्यूटी कमिश्नर होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होगा, विल एड्रेस प्लेयर अपील्स विद इन 7 डे। ठीक है, तो अगर उनकी कोई भी अपील वगैरह रहेगी या कोई डिस्प्यूट अगर आ जाएगा तो उसको सॉल्व करने की पावर भी कितने दिनों के अंदर की बात की गई है, 7 दिनों के अंदर सॉल्व करा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको पता हो तो ऐसा होता है गेम्स में भी सेक्सुअली हरास किया जाता है कोचेस के द्वारा या किसी भी प्लेयर के द्वारा, तो कहता है 5 मेंबर की सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बैठेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसमें कौन कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, 3 फीमेल होंगी, 2 मेल मेंबर्स होंगे, ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, उसके अलावा द स्टेट लेवल कमेटी विल बी फॉर्म्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, कमेटी में टेक सुओ मोटो होता है मतलब अपने तरीके से किसी चीज को स्टार्ट करना, नोटिस ऑफ इंसिडेंट। उसके बाद स्पोर्ट्स कैलेंडर भी यहां पर आएगा, और कब लॉन्च किया जाएगा, मार्च 31 हर साल को, किसके द्वारा बेटा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। ठीक है, तो स्पोर्ट्स की बढ़ोतरी करने के लिए ध्यान देंगे आप यहाँ पर, स्पोर्ट्स को और आगे फैलाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए इन सब पैरामीटर्स को चलाया है किसने, स्टेट, और स्टेट का नाम क्या आता है आपके पास, पंजाब। ठीक है, चलिए अगला करंट अफेयर अगेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या कहता है बच्चे यहाँ पे, म्यूनिक जो कि जर्मनी में आता है, उसकी जो BMW ग्रुप है, और न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेस्ड यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है, यूनिसेफ की अगर हम बात करें, इन दोनों ने कोलैबोरेट करा है। तो BMW
और प्लस किसने, यूनिसेफ ने क्या करा यहाँ पे, एक कोलैबोरेशन करा है। और इस कोलैबोरेशन के अंदर इंडिया का जो एजुकेशनल लैंडस्केप है, जिसमें लगभग 1 लाख बच्चों को क्या किया जाएगा, सिखाया पढ़ाया जाएगा, उन्हें इकट्ठा किया जाएगा। स्पेशली किन राज्यों से, असम, झारखंड, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। कहता है इसी के अंदर बच्चों को लर्निंग स्किल बढ़ाई जाएगी और उन्हें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की तरफ भी बढ़ाया जाएगा। क्लियर हो गया, ताकि बचपन से वो इन सब चीज़ों के बारे में सीखना शुरू कर दें। ये जो कोलैबोरेशन है, ये ग्लोबल पार्टनरशिप है इन दोनों के बीच में, जिसका क्या एम है कि 10 मिलियन चिल्ड्रन एनुअली थ्रू द एजुकेशन आगे सपोर्ट करने हैं एंड ट्रेनिंग इन कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, मेक्सिको और कहाँ पर बेटा, थाईलैंड पे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे भी किया गया है, इसमें कोई भारी बात नहीं है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास, तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। और इसमें मेन जोर किस पे दिया जाएगा बेटा, तो मेन जोर दिया जाएगा किसके ऊपर, जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं, एडोलेसेंट मतलब जो जवान लड़कियां हैं, स्पेशली गर्ल्स के ऊपर यहाँ पर फोकस करने की बात की गई है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए अब यूनिसेफ की बात कर लेते हैं बेटा। तो यूनिसेफ कब बना था हमारे पास, तो आपको याद होना चाहिए, ये कब बना था, 11 दिसंबर 1946 को बना था। और इसके हेडक्वार्टर यूनिसेफ के कहां पर आते हैं, तो आप याद रखेंगे न्यूयॉर्क, यूएस में इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, पिछले कुछ दिनों पहले हमने एक वो पढ़ा था कि 56 नंबर का क्या बन चुका है हमारे पास, 56 नंबर का टाइगर रिजर्व हमारे पास बन चुका था। और अब हमारे पास 57 नंबर का टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में और समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चे, जब भी हम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, आपको याद होगा कि हम सबने पहले भी पढ़ा है कि प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1973 को इसको लॉन्च किया गया था, किसको, प्रोजेक्ट टाइगर को, ठीक है। तो बोलने का मतलब है इससे पहले अगर हम नोटिस करें 1973 में ही अब हमने अपना नेशनल एनिमल किससे बनाया था बच्चे, तो हमने अपना नेशनल एनिमल किससे बनाया था, टाइगर को। क्योंकि इससे पहले हमारा नेशनल एनिमल क्या था, लायन भी लिख देते हैं, लॉयन भी लिख देते हैं, जो आप बोलना चाहे पहले वो था, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि टाइगर्स की घटोतरी होती चली गई, ठीक है, मतलब ये घटते ही चले गए, इनकी हंटिंग वगैरह, हंटिंग, पोचिंग, इन सब चीज़ों की वजह से, तो इनकी जनसंख्या कम होती चली गई, इसीलिए क्या लाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर भी लाया गया था, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके अलावा एक बॉडी है जिसका नाम है आपके पास नेशनल, ठीक है, याद रखेंगे आप, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। क्या नाम है बेटा इसका, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये अथॉरिटी एक्चुअली में किसको संभालती है, तो ये एक्चुअली में जितना भी टाइगर से रिलेटेड डेटा है या जो भी इंफॉर्मेशन है उसे संभालने का काम कौन करता है, NTCA, ये बॉडी यहाँ पर इसको संभालती है। इस बॉडी की स्थापना कब हुई थी, तो सन 2005 में। और ये कैसी बॉडी है, तो आप याद रखेंगे ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। कैसी बॉडी है बेटा, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। आपको याद होगा बच्चे कि बीच में इन सब चीज़ों को लाने के की एक सबसे बड़ी वजह क्या थी, एक एक्ट आया था जिसका नाम क्या था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और ये कब आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को। इसी के अंदर ये भी चलाया गया, इसी के अंदर इसे भी चलाने की बात की गई थी, ठीक है। उसके अलावा आपको याद होगा इंडिया ने एक इंडिया फाउंडिंग मेंबर बना था किसका, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, जिसका आइडिया भी हमने दिया था और इसी साल हमने उसे क्या करा है, ज्वाइन भी करा है। इस बिग कैट के अंदर 7 स्पीसीज है मेनली, ठीक है, 7 स्पीसीज है किसकी, बिग कैट की, जिसमें से 2 इंडिया में नहीं है, ध्यान रखना 2 इंडिया में नहीं है। उसमें से एक नाम क्या है आपके पास, प्यूमा, एक का नाम क्या आता है, जैगुआर। ये 2 हमारे पास नहीं है, अदरवाइज बाकी सब क्या आती हैं आपके पास, बाकी सारी 7 टोटल है स्पीसीज इसकी, उसमें से 5 इंडिया में है, बस ये 2 नहीं है हमारे पास, ठीक है, याद रखना है आपने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ और अगला देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है मध्य प्रदेश का जो रतापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको 57 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो कोई भारी बात नहीं है। इससे पहले बेटा अभी अभी रिसेंट
रिसेंटली कौन सा वाला बनाया गया था, तो आपको याद होगा अभी अभी रिसेंटली 56 नंबर का क्या बनाया गया था बच्चे, टाइगर रिजर्व बनाया गया था, जिसका नाम था गुरु घासीदास। क्या नाम था? गुरु घासीदास तिमोर पिंगला कहते हैं ऐसे, या पिंगाला कहते हैं, तिमोर पिंगला करके, ठीक है, तिमोर पिंगला। और ये कहाँ पर बनाया गया था अभी अभी, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना की गई थी। तो 56 ये हो गया, और 57 कौन सा वाला आया है? रतापानी या रतपानी पढ़ा जाता होगा इसको, तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसके साथ अगर आप लाइन पढ़ते हैं तो ये तो मैंने अभी आपको बता दिया 1 अप्रैल को, ठीक है। उसके अलावा एम क्या है बच्चे? टाइगर और उसके हैबिटेट, मतलब उसके रहने वाली जगह को बचाना है। 2 जोन लिखी है यहाँ पे, कोर, और कोर के अलावा क्या लिखा है बच्चे? बफर जोन। क्या लिखा है यहाँ पे? कोर, और कोर के साथ क्या लिखा है? बफर जोन। देखो बेटा, कोर वो एरिया होता है जहां पे नेशनल पार्क और सेंचुरी बनाई जाती है, ठीक है। जैसे ध्यान दो, अगर मान लेते हैं कि ये पार्क है, ठीक है, तो इसका एक कोर एरिया होगा। उस कोर एरिया में कौन रखे जाएंगे बेटा? तो उसमें मतलब उस कोर एरिया में टाइगर और उसका पूरा का पूरा हैबिटेट रहेगा, जहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या बन सकती है? नेशनल पार्क, या क्या बन सकता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन सकती है। इस एरिया में ह्यूमन एनक्रोच बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है बच्चे यहाँ पे? तो इंसान एनक्रोच नहीं कर सकता है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। तो इस जोन को क्या कहते हैं आप यहाँ पर? इस जोन को कहा जाता है कोर, जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल भी क्या होती है बच्चे? बैन होती है और बिल्कुल ही बंद होती है। क्लियर हो गया सबके पास? उसके अलावा अब अगर आप देखें तो कोर के बाहर जो एरिया आता है, कोर के बाहर जो एरिया होता है उसे कहा जाता है बच्चे बफर जोन, ठीक है, जिसमें फॉरेस्ट हो भी सकता है या नॉन फॉरेस्ट भी वो हो सकता है, इसमें कोई भारी बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना था, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया यहाँ तक आपके पास। उसके अलावा क्या लिखा था? 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, वो 9 रिजर्व्स बनाए गए थे इसके अंदर। उसमें से पहला कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट कहाँ पर आता है? उत्तराखंड में। उसके अलावा कान्हा कहाँ पर आता है बच्चे? मध्य प्रदेश में। और भी बहुत सारे 9 है ना टोटल, तो इतना नहीं याद रखोगे, इतना याद रह जाएगा, बड़ी बात है, ठीक है। चले अब अगर हम बात करते हैं किसी और डेटा की, तो डेटा 1-2 हम और पढ़ लेते हैं, जिसमें आप अपने साथ ऐड कर लेंगे चीज़ों को, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? ऐसा स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ऐसा स्टेट जिसमें टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश। आप मुझे बताएंगे 11 है या 12 हो गए हैं, ठीक है, 11 है टोटल या 12 हो गए हैं, आप मुझे बताएंगे। तो ऐसा राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। उसके अलावा ऐसा टाइगर रिजर्व, ध्यान देना, ऐसा टाइगर रिजर्व जहां पे टाइगर सबसे ज्यादा है, ठीक है, ऐसा टाइगर रिजर्व जहां पे क्या सबसे ज्यादा है? टाइगर सबसे ज्यादा है, तो इसका आंसर है जिम कॉर्बेट। क्या नाम है बेटा इसका? जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट कहां पर आता है बेटा? उत्तराखंड में। ये आपने यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा ऐसे स्टेट जहां पे टाइगर है, तो आप याद रखेंगे ऐसे स्टेट्स में मध्य प्रदेश का नाम आता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है आपके पास? कर्नाटका। कर्नाटका के बाद उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद महाराष्ट्र। तो ये वो स्टेट है जहां पर क्या है? नंबर ऑफ टाइगर्स अगर हम देखें ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला आता है बच्चे, आप सबको पता है इंडिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। उसी के लिए 2 बसेस को लॉन्च किया गया है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, कहता है यूनियन मिनिस्टर, क्या नाम है इनका? नितिन गडकरी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, लॉन्च कराए इन्होंने स्विच EI मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल 12, इंडिया का पहला लो फ्लोर इलेक्ट्रिक सिटी बस, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट लीप इन द कंट्रीज इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर, ठीक है। देखो बच्चे, हम सबने बार बार एक करंट अफेयर में पढ़ा हुआ है कि हमें किस तरफ बढ़ना है बच्चे, तो हमें एक्चुअली में किस तरफ बढ़ना है? हमें अपने पास जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आगे लेकर जाना है, या फिर किसकी तरफ बढ़ना है? रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ क्या करना है? बढ़ते जाना है, ठीक है। और कार्बन एमिशन को क्या करना है? यहाँ पर कार्बन एमिशन को कम करना है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहता है इन एडिशन इंडिया
इंडिया ने लॉन्च करा है स्विच इलेक्ट्रिक वन फॉर द यूरोपियन मार्केट, वॉज वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ इन स्पेन। तो ये स्पेन पे लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद हम 12 वाले के फीचर्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चे, कहता है कि पहला तो ये फ्लोर माउंटेड बैटरी होगी इसके अंदर बिल्कुल नीचे, और उसके बाद कहता है जिसकी 400 किलोवाट आवर फॉर बेटर स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट। इट्स मॉड्यूलर डिजाइन सपोर्ट बोथ ड्राइविंग कॉन्फ़िगरेशन एंड फ्लेक्सिबल डोर प्लेसमेंट। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इसके साथ ऐड करना है, ठीक है। उसके अलावा जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं बेटा, ठीक है, तो हमारे पास न्यू इलेक्ट्रिक, आप लिख लेंगे इसके साथ का, न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई थी, न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई थी हमारे पास। और ये व्हीकल पॉलिसी कब आई थी बच्चे, तो आपको याद रखना है 2024 में ये पॉलिसी हमें देखने को मिलती है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ना है और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें बढ़ना है, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके अलावा एक ऐसे करके भी आया था ग्लोबल 30 EV @30, ठीक है। मतलब क्या करना है हमें यहाँ पर 30, इसे आप लिख लेंगे, ठीक है। जिसका मतलब क्या होगा, हमारे पास हमारा एम है कि एटलीस्ट 30% नए व्हीकल की सेल की जाए और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट किया जाए कब तक, 2030 तक, ठीक है। चलिए, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। चलिए, अगला आता है, ये आप देख लेंगे इसके साथ का, इट कैन एकोमोडेट, कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं इसमें, 39 इंक्लूडिंग अ व्हील चेयर रैम्प। और आपको याद होगा अभी हमने एक सुगम्या वो पढ़ी थी, स्कीम पढ़ी थी, ठीक है, तो वो आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। व्हील चेयर रैम्प आ जाएगा, क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरास, मतलब CCTVs रहेंगे वहाँ पे, और रियल टाइम व्हीकल मॉनिटरिंग भी रहेगी, ठीक है। तो आप इसके साथ देख लेंगे और कोई भारी बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ और अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं, ठीक है। अगला कहता है बच्चे, गूगल ने पार्टनर कर लिया है किसके साथ, NCERT के साथ, ताकि वो क्या कर सकें बच्चे, ताकि वो YouTube चैनल्स को क्या कर सकें, लॉन्च कर सकें, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं इसको क्या लिखा है। कहता है बच्चे यहाँ पे, गूगल ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग के साथ क्या कर लिया है, पार्टनरशिप करा है, और उसमें क्या किया जाएगा, यूट्यूब चैनल्स ओपन किए जाएंगे। कितनी लैंग्वेजेस में, 29 इंडियन लैंग्वेजेस, जिसमें साइन लैंग्वेज भी होगी। और साइन के लिए बच्चा जो नहीं पढ़ लिख सकते हैं, जो नहीं देख सकते हैं, उनके लिए इसे यहाँ पर लाया जाएगा, ठीक है। इट एम्स टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन। अच्छा, आप मुझे बताएंगे ज़रा सा, ठीक है, अगर आपको याद हो कोई अमेंडमेंट तो नहीं है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कोई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी यही कहता है बच्चे कि हम फ्री और क्या पढ़ाएंगे आपको, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किसे प्रोवाइड करेंगे, जनता को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जब भी एजुकेशन आ गया, अब 3-4 क्वेश्चन निकाल लो यहाँ से। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं यहाँ से, एक तो आप अमेंडमेंट वाला ऐड कर लेंगे इसके साथ का। उसके अलावा एक आपको याद रखना है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया में कौन हुए, तो आप याद रखेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एक अब्दुल है बेटा, वो अलग है, याद रखना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद रखना है आपने। और जब भी हम इनकी बात करते हैं बेटा, इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब आती है, 11 नवंबर को, और 11 नवंबर को ही हम बनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे। क्या मनाते हैं बेटा इस दिन हम, नेशनल एजुकेशन डे, ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज कब लाया गया था, या इंग्लिश को कब यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, आप ऐसा कह सकते हैं, या इंग्लिश लैंग्वेज कब आती है हमारे पास, तो आपको याद रखना है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट कब आया था, 1835 में, और किसके टाइम पर आया था, विलियम बेंटिक के टाइम पर आया था। किसके टाइम पर आया था बच्चे, विलियम बेंटिक, जब अंग्रेज यहां पर थे, ये आपको क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा एक आपको बता दिया कि 6 से 14 साल के बच्चों की बेसिक और एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी कराई जाएगी। ये कौन सा अमेंडमेंट कहता है, 86th अमेंडमेंट हमें यहां पर कहता है, ठीक है। चलिए, तो ये भी हो गया हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। अगला
ये करंट अफेयर मैंने आपको सितंबर के करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी था, बताया भी था। अब इसको और दोबारा पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन, क्या नाम है इसका बेटा? वन नेशन वन इलेक्शन। क्या मतलब हुआ इसका? कि जब सेंटर की लोकसभा में इलेक्शन होंगे उसके साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ कह सकते हैं, एक साथ कहाँ पर इलेक्शन होंगे? स्टेट की विधानसभाओं पे भी होंगे, और ऐसी यूटी जिनके पास विधानसभा है वहां पे भी सेम डेट को ही क्या कराए जाएंगे? इलेक्शंस कराए जाएंगे। तो किन किन इलेक्शंस की बात हो गई? लोकसभा, विधानसभा और पंचायत। पंचायत बिना लिखकर आप इसे लोकल बॉडीज लिख लेंगे, वो भी आपके पास यहाँ पर ठीक रहेगा, ठीक है। तो आप लोकल बॉडीज भी इसके साथ लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमें याद हो बेटा, मैंने आपको उस दिन भी ये चीज़ क्लियर करी थी सबसे पहले भी, कि इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में जो है बेटा वो इलेक्शन सबसे पहली बार कब हुए थे? तो आपको याद होगा, सबसे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, ये क्वेश्चन आप ही के पेपर में था। हमने 25 अक्टूबर 1951 को इलेक्शन शुरू करे थे। 25 अक्टूबर 1951 को इलेक्शन शुरू करे थे और 21 फरवरी 1952 को इलेक्शन क्या हो गए थे? खत्म हो गए थे, ठीक है। तो पहले जर्नल इलेक्शन कब हुए हैं? 1952 में। 1952 के बाद अगर हम बात करें बेटा, 1952 के बाद 1957, 1952 के बाद 1957, 57 के बाद 1962 और 1967 तक रेगुलरली क्या होते रहे? हमारे पास इलेक्शन चलते रहे। इलेक्शन मतलब जब सेंटर में होते थे तभी स्टेट में इलेक्शन होते थे। पर अब क्या हुआ? 1967 के बाद 68, 69 में हरियाणा की सरकार गिर गई, केरला की सरकार गिर गई, ठीक है, मतलब अपना टर्म पूरा करने से पहले गिर गई, और तो और लोकसभा भी गिर गई, ठीक है, लोकसभा की सरकार भी गिर गई थी 1970 से पहले पहले, ठीक है, जिसके कारण मिसमैच हो गया और पूरा का पूरा इलेक्शन का काम क्या हो गया? यहाँ पे खराब हो गया, ठीक है। तो अभी जैसे आपने देखा होगा महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन हुए हैं, छत्तीसगढ़ में अभी झारखंड में भी इलेक्शन हुए थे, तो आप देख सकते हैं कि अभी वहां पर इलेक्शन हो रहे थे, ठीक है, अभी अभी पिछले करंट अफेयर में हमने पढ़ा है। क्योंकि अब हम क्या आने की कोशिश कर रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है बेटा जिनके यहाँ पे पैरेलल मतलब साइमल्टेनियसली क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं, अलग अलग नहीं कराए जाते हैं। तो वैसी ही कोशिश इंडिया भी कर रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ये कोशिश हो रही है, बहुत बार इसकी कोशिश की गई है। और आपको याद रखना है कि सितंबर में ये बिल पेश करा था किसने, या फिर पूरी की पूरी कमेटी किसके अंडर बैठी थी? तो जो हमारे पुराने राष्ट्रपति थे, क्या नाम था उनका? रामनाथ कोविंद, उनके अंडर इस कमेटी को यहाँ पर सेटअप किया गया था, ठीक है। और इसी कमेटी की रिकमेंडेशन से मतलब ये पूरा बिल बना इन्होंने। और मैंने आपको उस दिन भी कहा था ये बिल बहुत बड़ा है, अलग अलग फेसेस में से पास करवाया जाएगा और अलग अलग सेक्शंस हैं इसके बहुत सारे। उसी में से बेटा क्या बोला गया है अब देखते हैं, ठीक है। क्या कहता है? कहता है यूनियन कैबिनेट ने, अब यूनियन कैबिनेट आपको पता है ना, खास कैबिनेट, वो खास लोग जो कानून बना रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स कह सकते हैं, इन लोगों ने क्या कर दिया है? इसे साइन कर दिया है और कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन। अभी बेटा बिल पास नहीं हुआ है, अभी तो राज्यसभा लोकसभा से पास होना है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने हैं, वो एक अलग कहानी है। पर अभी यूनियन कैबिनेट ने क्या कर दिया? इसे एक्सेप्ट कर लिया है या पास कर दिया है, ठीक है। कहता है इस बिल का नाम, अच्छा अब एक और बात, ये देखो मैंने आपको बता दिया फेज्ड मैनर है ना, फेजेस में किया जाएगा। अब देखो बेटा कहता है इसके यहाँ पे दो, इस बिल के दो नाम है अगर आप नोटिस करेंगे तो। पहला कहता है बच्चे, पहला कहता है यहाँ पे 129th अमेंडमेंट बिल 2024, जो किसकी पावर यहाँ बढ़ा रहा है? लोकसभा की और स्टेट असेंबलीज की, मतलब विधानसभा और लोकसभा की। उसके बाद कहता है जो दूसरा बिल है वो क्या बोल रहा है कि यूटीज में भी तो इलेक्शन होंगे ना। यूटी में किन यूटी में? जिन यूटी में विधानसभा है। किन में है? जिन यूटीज में विधानसभा है। तो वो कौन कौन सी यूटी है? पुडुचेरी, दिल्ली और रिसेंटली ऐड हुई है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगा और अभी इसके बारे में समय समय पर जैसे जैसे डेटा आता रहेगा वो हम ऐड करते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब इलेक्शन आए हैं तो इलेक्शन के साथ क्वेश्चन देख लेते हैं कि 25 जनवरी 1950 को किसकी, 1950 है बेटा, किसकी स्थापना की गई थी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। किसकी स्थापना की गई थी बच्चे? इलेक्शन
कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना यहाँ पर इंडिया में की गई थी। क्लियर हो गया। सेकंड आपको समझना है बच्चे, और इसी 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं इंडिया में, नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है, याद रखना है आपने। उसके अलावा अब वोटिंग आ गई, तो पहले वोटिंग की एज कितनी थी, 21 साल, फिर कितनी की गई, 18। कौन सा अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेंट याद रखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है, 61st अमेंडमेंट 1988, ठीक है, ये आप यहाँ पर इसके साथ याद रखेंगे। ये अमेंडमेंट आता है और क्या कर दिया जाता है, वोटिंग एज को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। पहला इलेक्शन कमिश्नर कौन था, तो आप याद रखेंगे पहला इलेक्शन कमिश्नर कौन था बच्चे, तो आप याद रखेंगे सुकुमार सेन। कौन थे यहाँ पे, सुकुमार सेन, याद रखना है आपने, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें फर्स्ट फीमेल कौन थी, तो फीमेल कौन थी, V.S. रामा देवी। ये इसका आंसर आपके पास निकल कर आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा हम एक दो क्वेश्चन और देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर आपसे पूछा जाए कि पहली ईवीएम कहाँ यूज़ हुई थी, तो पहली ईवीएम केरला में यूज़ हुई थी। और कब हुई थी बच्चे, 1982 में। तो ये भी हमें इसके साथ याद रखना है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो 324 किसके साथ डील करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ डील करता है, ठीक है। उसके अलावा कितने मेंबर बॉडी है, तो ये 3 मेंबर बॉडी है, ये हमें याद रखना है, जिसमें से एक कौन होता है, इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और बाकी 2 कौन होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ अगला देखते हैं। अगला आता है बच्चे, जलवाहक स्कीम टू बूस्ट कार्गो मूवमेंट इनलैंड वाटरवे, ठीक है। अब पहला बेटा एक बात को समझो जरा सा, इनलैंड वाटरवे का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है। इनलैंड वाटरवे हम किसे कह रहे हैं, तो इनलैंड वाटरवे का मतलब क्या हो गया बच्चे आपके पास, कि ऐसी देखो मान लेते हैं कि अगर ये भारत की बाउंड्री है, तो भारत की बाउंड्री के अंदर जहाँ जहाँ ये रिवर्स हैं, इन सबको एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बैठाना, इसे आप क्या बोल देंगे, इसे आप बोल देंगे यहाँ पर इनलैंड वाटरवेज, आप यहाँ पर कह देंगे, ठीक है। देखिए कहता है सर्बानंदन सोनोवाल, जो कि कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट और शिपिंग और वाटरवेज है, इन्होंने जलवाहक स्कीम को लॉन्च करा है ताकि और अच्छे तरीके से कार्गो सामान का आदान प्रदान किया जा सके, मूव किया जा सके, किसके अंदर बच्चे, इनलैंड वाटरवेज के अंदर, ठीक है, याद रखना है किसके अंदर, इनलैंड वाटरवेज के अंदर। ही ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ कार्गो शिप्स, कार्गो शिप में क्या आएगा, MV-I MV होमी भाभा अलॉन्ग विद MV त्रिशूल विद 2 डंप बैरेजेस। अब बार्जेस भी है वहां पर, उसमें से कौन सा है, अजय और दिकू, ये आप इसके साथ देख लेंगे, ये कहां पर लॉन्च किया गया है, वेस्ट बंगाल में। उसके अलावा दिस मार्क्स द कमेंसमेंट ऑफ अ फिक्स्ड शेड्यूल सर्विसेज ऑफ कार्गो वेसल शिप्स फ्रॉम हल्दिया वेस्ट बंगाल। अच्छा अब यहाँ पे नोटिस करोगे तो कुछ वाटरवेज का नाम लिखा है, वैसे तो इंडिया में बहुत सारे वाटरवेज हैं, याद रखना बच्चे, इंडिया में वैसे तो बहुत सारे वाटरवेज हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, उनकी यहाँ पर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक आता है आपके पास नेशनल वाटरवे 1, कौन सा आता है, नेशनल वाटरवे 1, जो कि हल्दिया से, ठीक है, कहाँ से बेटा, हल्दिया से। अब हल्दिया कहाँ पर आ जाएगा, वेस्ट बंगाल में, हल्दिया से सॉरी इलाहाबाद से हल्दिया आता है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। कौन सी रिवर पर है ये, तो रिवर कौन सी आ जाती है इस पे, गंगा, याद रखना है। उसके अलावा आता है एक NW2, ठीक है, नेशनल वाटरवे 2, जिसकी अगर हम बात करें तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर आ जाता है, और ब्रह्मपुत्रा नदी पर कौन सा वाला आ जाता है ये, तो सादिया धुबरी, क्या नाम है बेटा इसका, सादिया धुबरी, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ये आ गया कौन सा वाला, 2 वाला। उसके अलावा थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड वाला आ जाता है आपके पास NW3, केरला में आ जाता है, कोट्टम ऐसे इसका नाम है, कोट्टम केरलम करके नाम है, ये आप इसके साथ देख लेंगे, ठीक है। हाँ, कोटापुरम कोलम इसका नाम है। NW4 की बात करें, NW4 की बात करें तो गोदावरी, और कौन सी नदी आ जाती है आपके पास, कृष्णा आ जाती है, याद रखना है आपने, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें NW5 की बात करें तो NW5 में कौन सी नदियाँ आ जाती हैं, ब्रह्माणी, ठीक है, याद रखेंगे आप, और ब्रह्माणी के साथ आ जाती है
महानदी याद रखना है आपने, और उसके अलावा लास्ट आता है NW6 जिसके अंदर बराक रिवर आ जाती है, असम वाली, ठीक है। तो बराक रिवर ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे हैं पर उसके अलावा आप इसको देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि इंडिया का मैरीटाइम विजन भी है, ठीक है। तो इंडिया का मैरीटाइम विजन कब का है, तो 2047 का, ये भी आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो 2047 का इंडिया का मैरीटाइम विजन भी हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया सबके पास यहाँ तक, ये आप इसके साथ क्लियर रखेंगे। और ये आ गया आपके पास एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। आई एम सो सॉरी, मैरीटाइम विजन आपके पास 2030 तक का है, सॉरी, ठीक है, 2030 तक का है, ठीक है। और उसके अलावा एक प्रोजेक्ट याद होगा आप सबको, हमने बार बार पढ़ा हुआ है, इसका नाम क्या आता है, सागरमाला, जिसमें जितने भी कोस्टल एरियाज हैं कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला आता है, इंडिया ने पार्टिसिपेट करा है सप्लाई चेन काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसको हेड यहाँ पर कराए, ठीक है। देखिए कहता है यहाँ पे इंडिया अ की मेंबर ऑफ द 14 मेंबर इंडो पैसिफिक जो है इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, इसमें इंडिया ने क्या करा है वाइस चेयर करा है, और चेयर कौन कर रहा था इसे, यूएसए। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा यहाँ पे कि सप्लाई चेन किसकी बात की जा रही है, ठीक है। देखो बेटा, किसी के भी द्वारा, मतलब इसमें जो है वो किसी भी गुड्स और सर्विसेज को, मतलब ऐसे समझ लो कि कोई भी गुड्स और सर्विसेज बनते हैं, कोई भी गुड्स एंड क्या बनते हैं यहाँ पे, सर्विसेज बनती है, कोई भी वस्तु बनती है, उसकी प्लानिंग से लेकर कस्टमर तक पहुंचाना, ठीक है, कस्टमर तक पहुंचाना, इस पूरी चेन को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपके पास यहाँ पे सप्लाई चेन काउंसिल भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे मुद्दों पे बात होगी, जिसमें आ जाएगा सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स आ जाएंगे, केमिकल आ जाएगा, और हेल्थ केयर की बातें यहाँ पर की जाएंगी, ठीक है। इसकी पहली मीटिंग कहाँ पर हुई थी बच्चे, वॉशिंगटन में, इसी साल सितंबर 2024 में, जिसमें फार्मा हेल्थ केयर की बात हुई थी, जिसमें इंडिया लीड कर रहा था, सेमीकंडक्टर में यूएसए था, क्रिटिकल मिनरल में ऑस्ट्रेलिया था, केमिकल्स में कौन था यहाँ पर, यूएसए, और इंडिया जो है वो अब थर्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में आ चुका है, किसमें, बाय वॉल्यूम। ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब आपके पास क्या निकल कर आता है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ, और अगला देखते हैं अगला क्या करंट अफेयर हमारे पास कहता है, ठीक है। चलिए अगला सेक्शन आता है कौन सा वाला, इंटरनेशनल। चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हम सबको पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी हिमाचल प्रदेश, उसके अलावा विशाखापट्टनम और भी बहुत सारी स्टेट्स को क्या दिया है, लोन प्रोवाइड करा था, ताकि वो अपनी मैनेजमेंट या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ा सकें। तो वैसे ही इंडिया फिर से एडीबी ने और किसने, जो नफाबिद है, अब इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब के साथ एक एग्रीमेंट साइन करा है, ताकि और बढ़ाया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर को, और कैसे बढ़ाया जाए बच्चे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इसको यहां पर आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो कितना डॉलर मिलियन हमें यहां पर प्रोवाइड कर रहा है, तो $500 मिलियन, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या क्या करेंगे, जिसके अंदर हम कनेक्टिविटी, एनर्जी ट्रांजिशन, अर्बन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब फील्ड के अंदर काम करना शुरू करेंगे, और इनके अंदर जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जो भी फैसिलिटी बन रही है, उनकी और आगे मदद की जा सके, ठीक है। अगला देखिए, इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश को भी कितना $, लोन दिया जा रहा है, 788.8 मिलियन, ताकि अमरावती को क्या बनाया जा सके, ग्रीन स्मार्ट कैपिटल सिटी विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये भी आपको इसके साथ यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा कहता है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसे नोटिफाइड करा है यहाँ पर, तो आप देख लेंगे नोटिफाइड करा था, और कोई काम नहीं है, जिसके चेयरपर्सन कौन है, केवी कमात, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई, और कब बना था ये हमारे पास, तो 2021 में, 21 में ना, हाँ 2021 में, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। एडीबी की जब हम बात करते हैं, तो एडीबी की स्थापना कब हुई थी, आपको पिछले लेक्चर पे भी कराया हुआ था ये वाला, 19 दिसंबर 1966 को किसकी स्थापना हुई थी बच्चे, एडीबी की, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, मनीला, फिलीपींस में इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को
मिल जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम सीख लेते हैं यहाँ पे, जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये कौन सी कमीशन ने रिकमेंड दिया था? तो इसे ब्रंटलैंड कमीशन भी कहा जाता है, और ये कमीशन ने एक रिपोर्ट पेश करी थी 1987 में, वहीं पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन को भी प्रोवाइड करा था। ठीक है, चलिए ये भी हो गया हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगला कहता है बच्चे, जो स्नेक बाइट है, ठीक है, उसको नोटिफिएबल डिजीज के काउंट यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इंडिया में लगभग 310 स्नेक स्पीसीज हैं। ठीक है, ध्यान देंगे आप यहाँ पर 310 क्या है बेटा, हमारे पास स्नेक की स्पीसीज हैं, जिसमें से कुछ क्या बोलते हैं, वेनम कहते हैं, जिसमें जहरीले हैं, और कुछ जो हैं जहरीले नहीं हैं। ठीक है, उसमें से 4 ऐसे हैं बेटा, 4 ऐसी प्रजाति हैं जो कि क्या देखने को मिलती हैं हमें यहाँ पर, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं आप जहरीले देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला नाम आता है इंडियन कोबरा। क्या नाम आता है बच्चे? इंडियन कोबरा। तुमने साउथ की पिक्चरों में बहुत देखा होगा इंडियन कोबरा। इंडियन कोबरा के बाद आता है कॉमन क्रियाट कहते हैं इसे, क्रियाट कहते हैं या क्रियत कहते हैं, देख लेंगे आप इसे, क्रियाट आता है। उसके बाद आता है आपके पास रसल वाइपर। क्या नाम आता है इसका? रसल वाइपर, याद रखेंगे आप यहाँ पर रसल वाइपर। ये 3 हो गए, और चौथा आपके पास कौन सा आता है? सॉ स्केल्ड वाइपर कहते हैं इसे। ठीक है, सॉ स्केल्ड वाइपर इसे कहा जाता है। हाँ, वाइपर, ये आप इसके साथ देख लेंगे। ये 4 हैं जो बहुत ही खतरनाक प्रजातियां हैं। अगर ये किसी इंसान को काट लेती हैं, ठीक है, तो वो मतलब बचता नहीं है बेटा। ठीक है, ब्रेन हैमरेज, और इसका कोई क्योर भी नहीं है ना, इसकी कोई प्रॉपर मेडिसिन थोड़ी है। तो आप इसके लिए इन सबको क्या किया गया है, स्नेक बाइट को नोटिफिएबल डिजीज के अंदर काउंट किया गया है। ठीक है, क्यों काउंट किया गया? अब देखो क्या कहता है, कहता है नोटिफिएबल डिजीजेस के अंदर, यहां देखो पहले ऊपर पढ़ते हैं, ये वाला पढ़ते हैं। कहता है नोटिफिएबल डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जिसके ऊपर पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज ने कोई कानून, मतलब जो कि खतरनाक होती जा रही है, आने वाले टाइम पर इनका डेटा बढ़ सकता है, इनको इसके अंदर डाला जाता है, जिसमें लेप्रोसी, टीवी, उसके बाद ये जो एड्स आ गया, कॉलेरा, हेपेटाइटिस, ये सब भी इसके अंदर काउंट किया जाता है। कहता है इंडिया में 50,000 डेथ एनुअली, ठीक है, देखी जाती हैं। वो किसकी वजह से हो रही है बेटा? स्नेक बाइट की तरफ से। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, और माना जाता है कि कितने यहाँ पर रिकॉर्ड हुए हैं, तो ओनली अबाउट 10% ऑफ स्नेक बाइट केसेस आर रिकॉर्डेड, क्योंकि बाकी तो वो नहीं है हमारे यहाँ, फिर वो भी है ना, हम खुद ही ठीक कर लेते हैं, हम खुद भी तो साइंटिस्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, और अभी अपने पास हेल्थ मिनिस्टर कौन है, तो आप याद रखेंगे JP नड्डा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला आता है बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या, UNCCD की कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, और ये कौन सी वाली हुई है? COP16, और ये कहाँ पर हो रही है बेटा? रियाद में। ठीक है, तुम्हें याद होगा बेटा, मैंने शायद आपको कभी बताया होगा UNCCD के बारे में, है ना। अगर हम इसको पढ़ लेते हैं पहले और समझते हैं यहाँ पर कि क्या बोला गया है। ठीक है, देखो बेटा, एक्चुअली में क्या हुआ था, मैं यहाँ पे इसको यूज करूंगी, तुम ध्यान देना। ठीक है, जब रियो कन्वेंशन चल रहा था ना, मतलब रियो दी जेनेरियो में जब मीटिंग चल रही थी, तो 3 रियो कन्वेंशंस लिए गए थे। ठीक है, ध्यान देना, क्या लिए गए थे वहां पे? 3 रियो कन्वेंशन लिए गए थे। उसमें से एक कन्वेंशन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या नाम है इसका? UNCCD। कौन सा आता है आपके पास? UNCCD आ जाता है। एक आपको याद रखना है UNFCCC, जिसमें क्लाइमेट चेंज है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, अगर आपको याद हो। और उसके अलावा एक आता है आपके पास, उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, या बायोडाइवर्सिटी इसे कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 कन्वेंशन लिए गए थे, उसमें से एक की मीटिंग अब हो रही है। ठीक है, एक की कहाँ हुई है? याद करो, बाकू में। अभी हमने करंट अफेयर पढ़ा था पिछला वाला, बाकू अजरबैजान में हुई थी। तो ये वाली कहाँ चल रही है? ये हो रही है अब अपने पास कौन सी? COP16, और कहाँ पर हो रही है? रियाद में। ठीक है, अब पढ़ते हैं। कहता है बच्चे यहाँ पर, इस अब UNCCD का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। कहाँ हो रही है? रियाद, सऊदी अरेबिया में। और इसकी थीम क्या चल रही है? आर लैंड आर फ्यूचर, याद रखना है आपने। कहता है द कॉन्फ्रेंस एम, क्या करना है हमें यहाँ पर? हमें इतना इन्वेस्टमेंट करना है
ताकि ज़मीन को रिस्टोर किया जा सके, उसे बूस्ट किया जा सके और ड्रॉट से बचाया जा सके। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। और ये पहली ऐसी UNCCD की मीटिंग है जो कहाँ हो रही है, मिडल ईस्ट में हो रही है एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। मेन इसमें किसके ऊपर जोर दिया गया है, डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन, इन सब के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है, ठीक है। इंडिया ने प्रेजेंट करा है कि इंडिया भी अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट यहाँ पर बना रहा है, ये आप याद रखेंगे, जिसमें 1.1 मिलियन हेक्टर्स ऑफ हिल अक्रॉस हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में से सेटअप किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसके साथ पढ़ लेंगे, ये आप इसके साथ यहाँ पर देख लेंगे। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बॉन, जर्मनी, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1994 में। और आप ये जरूर लिख लेंगे कि 3 रियो कन्वेंशन हुए थे, उसमें से एक बायोडाइवर्सिटी वाला है, एक क्लाइमेट चेंज वाला है, और यही अभी 80 जो आपका पेपर हुआ ना PSSB, उस पर क्वेश्चन था, फुल फॉर्म पूछा था इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है यूनाइटेड किंगडम एक ऐसी कंट्री बन चुका है बेटा जिसने किसे ज्वाइन कर लिया है, CPTPP को, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या समझते हैं, ठीक है। क्या देखो, कहता है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है। अगर आप नोटिस करें तो ट्रांस पैसिफिक है, पैसिफिक जो रीजन है उसके आर पार का, या फिर आप ऐसा कह लो कि इंडो पैसिफिक रीजन के आर पार का। अब इसमें यूके का कोई रोल नहीं था, पर यूके ने क्या कर लिया, इसे ज्वाइन कर लिया है, और इसका क्या बन चुका है बेटा, तो वो यहां पर बन चुका है नॉन फाउंडिंग मेंबर। तो ये आपने याद रखना है। अब CPTPP क्या है, हैज सक्सीडेड ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अ ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन 12 पैसिफिक रिम कंट्रीज आफ्टर द यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका। फॉर्मली इसने क्या कर लिया था, 2017 में से छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इसमें कोई और डेटा नहीं है, ये बस फैक्चुअल क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ अगला देखते हैं। अगला आता है, अब ये क्या है बेटा, यहाँ पे लिखा ना कितनी कंट्रीज के साथ है, या आप इसके साथ डेटा यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। इसमें कोई भारी बात नहीं है। चलिए अगला आता है बच्चे यहाँ पे जो डूब जाते हैं, ठीक है। अब मान लो आपका घर पानी नदी के आसपास वाला एरिया है, ठीक है, तो कभी बाढ़ आ जाना या कभी किसी भी तरीके से, तो जो डूबने से डेथ हुई है उससे उसके ऊपर क्या किया गया, डेटा रिलीज किया गया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा पब्लिश करा है जिसका नाम है ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन ड्राउनिंग, ड्राउनिंग मतलब डूब जाने वाला प्रिवेंशन, प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ ड्राउनिंग डेथ वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये रिपोर्ट कहां से पब्लिश की गई, जिनेवा स्विट्जरलैंड, और जिनेवा स्विट्जरलैंड किसके हेडक्वार्टर हैं, तो आपको याद रखना है WHO के हेडक्वार्टर हैं। और उसके अलावा क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द ड्राउनिंग डेथ रेट हैज ड्रॉप्ड बाय 38% वर्ल्ड वाइड, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये एक मेजर हेल्थ अचीवमेंट देखने को यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो हमें उन लोगों को बचाना है जो इन एरियाज के आसपास क्या है बेटा, जो रहते हैं, उन्हें यहाँ पर बचाने की बात की गई है, ठीक है। कहता है ये रिपोर्ट कहती है रिवील्स दैट ड्राउनिंग रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ इशू, माना जाता है 3 लाख मौतें इसके साथ देखी जाती हैं। ज़्यादा करके किन एरियाज की बात हुई है, साउथ ईस्ट एशियन रीजन जिसमें इंडिया भी आ जाता है। 83,000 डेथ, जो कि बहुत बड़ा बर्डन है, डेटा है, आप इसके साथ देख सकते हैं, ठीक है। और WHO कब बना था बेटा, हम सबको पता है WHO कब बना था हमारे पास, 7 अप्रैल को, ठीक है। कब बना था, 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल को ही हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके साथ। अगला सेक्शन आता है आपके पास कौन सा, अवार्ड्स एंड ऑनर्स का आपके पास आ जाता है सेक्शन, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या बोला गया है, ठीक है। देखिए बेटा क्या लिखा है यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, क्या लिखा है बच्चे यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने अनाउंस कर दिए हैं विनर्स, किसके लिए बच्चा, 2024 के जो चैंपियंस ऑफ द क्या है, अर्थ अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। और ये एनवायरमेंट की फील्ड में मिलने वाला एक इंपॉर्टेंट ऑनर है, ठीक है। किस किस को दिया जा सकता है, एक अकेले बंदे को भी दिया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। तो इंडिया के एक इकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम क्या है बच्चे, माधव गदगिल, इनको भी यहां पर अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया होगा मैं आपको बताती हूं। देखिए जब आप क्या पढ़ते हैं, जब आप मुंबई वाला मतलब जब आप क्या पढ़ते हैं, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट पढ़ते हैं, तो ये वाला हिस्सा कौन सा आ जाता है आपके पास, ईस्टर्न घाट्स, और इसे क्या नाम दिया जाता है बेटा, वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने का काम और वेस्टर्न घाट्स को ही और आगे उन्हें कैसे बढ़ाया जा, मतलब बढ़ाना मतलब उसमें और ग्रीनरी के ऊपर कैसे जोर दिया जा सकता है, ये सारा काम किसने करा है, माधव
माधव गदगिल ने, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा कहता है माधव गदगिल अकेले नहीं है, उनके साथ है ब्राजील की सोनिया अब गुआजाजारा, जो भी इनका नाम है, उसके बाद लू क्वी ऑफ चाइना, एमी बोवर्स ऑफ यूएसए, गैब्रियल रोमानिया के इजिप्ट एंड द इजिप्शियन एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम है इसका, सीकिम, इन सबको भी इसके अंदर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिला है, याद रखना है, और बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड की स्थापना कब हुई थी, 2005 में, पर यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी, 1972 में। हेडक्वार्टर कहां पर है, नायरोबी केन्या में, ये आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है ड्रोन अवार्ड। ड्रोन आप सबको पता है बच्चे, ठीक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी आप सबको पता है ड्रोन के साथ यहाँ पर। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या बोला गया है, ठीक है। देखिए कहता है कर्नाटका की जो स्टेट पुलिस है उसको अवार्ड दिया गया है, किसके द्वारा, फिकी ड्रोन अवार्ड इन द ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कैटेगरी, कहां पर, बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाने का काम किया गया है। उसके बाद कहता है यहाँ पे रिमोट पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहां पे स्टैब्लिश किया गया 2023 में, ताकि टेररिज्म को काउंटर किया जा सके और इंटरनल सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो इसमें और कोई भारी बात नहीं है, ये आप इसके साथ ऐड यहां पर कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। और फिकी की स्थापना कब हुई थी बच्चा, तो आप याद रखेंगे 1927, और गांधी जी के दोस्त के द्वारा की गई थी, जिनका नाम क्या था, घनश्याम दास बिरला। ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ठीक है, पिछले करंट अफेयर में भी था, तो आप इसके साथ इसे जोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है नेशनल पंचायत अवार्ड, ठीक है। क्या आता है बेटा आपके पास यहाँ पे, नेशनल पंचायत अवार्ड। जब भी हम पंचायत बोलते हैं, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 40, और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है बेटा, 24 अप्रैल को मनाया जाता है आपके पास नेशनल पंचायत डे, ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा आप और क्या ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, कि 73rd अमेंडमेंट है 1992 की, जिसने कौन सा वाला शेड्यूल ऐड करा था, शेड्यूल नंबर 11 को ऐड करा था, और साथ ही साथ जो पंचायतें हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करा था, ठीक है। और उसके अलावा नागौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर आता है, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, ये पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना था जिसने किसका उद्घाटन करा था, या जिसमें पहली बार पंचायत बनकर तैयार हो गई थी, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। चलिए पढ़ते हैं इसके साथ क्या लिखा है बच्चे। कहता है यहाँ पे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल पंचायत अवार्ड दिए हैं, जिसके अंदर 45 अवार्डीज हैं, जिसमें से 42 क्या है पंचायत, और 3 कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो 1.94 लाख ग्राम पंचायत ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करा था। 42 अवार्ड विनिंग क्या रहती है यहाँ पे, पंचायत रहती हैं, और ऐसी 42% ऐसी यहाँ पे पंचायत है जिन्हें कौन लीड कर रहा है, वुमेन कर रही है, आपने याद रखना है, ठीक है। टोटल ₹46 करोड़ वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्राइज मनी, और किसको दिया गया, 45 अवार्डीज को, याद रखना है, उनके बैंक अकाउंट में। अब ऐसे नहीं कि एक बंदे के अकाउंट में, जो पंचायत का खाता होगा उसके अंदर उसे ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए आगे आता है बेटा इसके बाद यहाँ पे 2024 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, ये देखा गया है। अब इसके अंदर क्या बोला गया बेटा, ध्यान देना क्या लिखा है वहां पे। कहता है यूनेस्को ने अनाउंस करा है विनर ऑफ किस चीज का, यूनेस्को एशिया पैसिफिक, ये एक अलग जोन है, इसके लिए यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, और इसका रीजनल ऑफिस कहां पर है, बैंकॉक थाईलैंड में। क्योंकि अभी हमने पीछे ही पढ़ा, यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस फ्रांस में है ना बेटा, इसके हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस फ्रांस में है। और कब बनी थी ये बॉडी, तो 16 नवंबर 1945 को ये बॉडी बनी थी ना। पर इसका एक विंग है, विंग का नाम क्या है, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो 5 डिफरेंट कंट्रीज को यहाँ पर मिला है, जिसमें इंडिया को 2, थाईलैंड को 1, चाइना को 3, न्यूजीलैंड 1, जापान 1, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा जापान को किसके लिए मिला है, तो इनारियू बाथ हाउस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट कहाँ पर है, टोक्यो में, इसे मिला है एक अवार्ड। उसके अलावा इंडिया में किसे मिला है, तो ये हमें याद करने वाला होगा, और हमारे पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट आपके पास बनेगा, ठीक है। तो क्या कहता है बच्चे यहाँ पर, इंडिया में किससे मिला है, तो अब अभथ
सहायेश्वरर टेम्पल तमिलनाडु में। और इसे क्यों मिला है बेटा, क्योंकि इन्होंने आज भी जो भी हिस्टोरिकल वहाँ पे ट्रेजरर है, जो भी खजाना वगैरह है हिस्टोरिकली कल्चरली, उसे अभी भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है तमिलनाडु में, इसीलिए इसे ऑनर किया गया है। कौन सा, अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन सॉरी। उसके बाद है बैरामजी जीजी भाई पारसी चैरिटेबल जो कि एक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र का, उसे क्या मिला है, उसे अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्होंने जितना भी वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उन्हें पढ़ाने लिखने का काम यहां पर करा है। ठीक है, तो उन्हें पढ़ाने लिखने का काम किसने करवाया है, इस पर्टिकुलर 2 बॉडीज ने कराया। तो हमें किसको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कि इंडिया को 2 मिले थे ना, यहाँ पे यही पढ़ा हमने, तो इंडिया को एशिया पैसिफिक रीजन पे यूनेस्को के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, और ये मैंने अभी आपको बता दिया, मेंबर्स देख लेंगे और डायरेक्टर जनरल आप यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ और अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। ठीक है, अगला क्या आता है, पिछले हफ्ते इंडिगो को अवार्ड मिला था, इस बार एयर इंडिया लिमिटेड को मिल चुका है, याद रखेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, और क्यों मिला है, तो पहला एक आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, विस्ता वेरबे फ्लाइट प्रोडक्ट के लिए गुड डिजाइन अवार्ड ऑस्ट्रेलिया 2024, ये आप इसके साथ देख लेंगे, इसमें और कोई भारी बातें नहीं है। ठीक है, तो एयरलाइन के बारे में आप यहाँ पर खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ अगला। चलिए इसके बाद अब अगला वाला देख लेते हैं आप यहाँ पे। देखिए अगला क्या लिखा है बच्चे, 2024 का जमशेदजी टाटा अवार्ड। देखिए बेटा सबसे पहले समझिए, जमशेदजी टाटा को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्री, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। और अगर इंडस्ट्री की फील्ड में तो मतलब एंटरप्रेन्योर्स को मिलता होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर किसे मिला है, इस बार का किरण मजूमदार शाह को। और ये कौन है बच्चे, ये चेयरपर्सन है किसकी, बायोकॉन ग्रुप की, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ये इवेंट कहाँ पर हुआ है, तो बेंगलुरु कर्नाटका में। और किसके द्वारा अवार्ड दिया गया, इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी। ठीक है, तो मतलब बायोकॉन लिमिटेड के साथ इन्हें यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो आप इसके साथ देख लेंगे, इनको इनसे पहले पद्मश्री भी मिल चुका है, और क्या मिल चुका है, इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है 2005 में, ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा इन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2020 में दिया गया था, और इन्हें वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर भी कहा गया था। ठीक है, तो बिजनेस वुमेन काइंड ऑफ इन्हें आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला आता है बच्चे आपके पास यहाँ पे जेसी डेनियल अवार्ड, जो कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये कब का है, 2023 का। देखो क्या लिखा है, कहते हैं बच्चे यहाँ पर पहले ये समझ लेते हैं फिर उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, कहता है जो जेसी डेनियल अवार्ड है ये हाईएस्ट ऑनर है, किसको मिलता है, डायरेक्टर्स को या फिल्म मेकर्स को मिलता है। कहाँ पर, केरला में। और इसे कौन प्रेजेंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। और उन लोगों को देता है जिन्होंने एक्सीलेंट और लॉन्ग लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उनका, कहाँ पर, फिल्म इंडस्ट्री पे, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और अब ये अवार्ड किसे मिला है, तो शाहजी एन कुरून को, तो ये आप याद रखेंगे। और इनका कंट्रीब्यूशन है किसमें, मलयालम इंडस्ट्री में या मलयालम सिनेमा में, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या लिखा है, 5 लाख रुपए ने दिया जाता है, सर्टिफिकेट होगा और एक स्टैच्यूट कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं ये मूर्ति जैसी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला आता है ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड। ठीक है, तो एक इंडियन फिल्म है जिसका नाम क्या है बच्चे, कुंबाया स्टोरी। क्या नाम है बेटा इसका, कुंबाया। और कुंबाया के अंदर ये बताया गया बेटा कि एक्चुअली में कुंबाया स्टोरी जो है वो एक बताती है कि एक जर्नी बताती है एक वुमेन की, कि किस प्रकार उसने मतलब एक सिलाई कढ़ाई बुनाई से अपना जीवन आगे कैसे ले गई, इसके बारे में यहाँ पर बताती है। ठीक है, तो इन्हें क्या मिला है यहाँ पर, तो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड दिया गया है। बहुत ही छोटी कैटेगरी की फिल्म होती है ये वाली, और ये कहां पर हुआ है, वेन्यू लंदन में। और कुछ ऐड नहीं करने वाला इसमें, ये आप इसके साथ यहां पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा आता है, रिपोर्ट रैंकिंग, और कौन सा आता है, इंडेक्स, ये अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा, मलेरिया अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मलेरिया भी एक थ्रेट है, एक बीमारी है हमारे लिए, जो कि आप ऐसा कह सकते हैं जो कि एक इन्फेक्टेड, ठीक है, एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो से होती है या फीमेल मॉस्किटो से होती है, जिसका नाम क्या होता है, एनोफिलीस। क्या नाम आता है इसका, एनोफिलीस, ये आप इसके साथ यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो कहता है WHO ने कहा है कि वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024 की आ चुकी है, एड्रेसिंग इनइक्विटी इन ग्लोबल मलेरिया रिस्पॉन्स, हाईलाइटिंग अ कंसर्निंग इंक्रीज इन ग्लोबल मलेरिया
केसेस, ठीक है, तो ये बढ़ते जा रहे हैं। कहता है यहाँ पे दिस ईयर रिपोर्ट प्रोवाइड एन अप टू डेट समरी टू कंट्रोल, और इसे क्या करना है, एलिमिनेट द डिजीज इन 83 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। इंडिया हैड एग्जिटेड, अब इंडिया पहले तो एक बहुत मतलब हाई बर्डन कैटेगरी के अंदर आता था कि भाई बहुत बुरा हाल है हमारा, पर अब हमें किसके अंदर डाल दिया गया है, ड्यू टू सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन 2024, तो अब हमें इस कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया है। ऐसा नहीं है कि अब हमारे पास कुछ मतलब अब ये हमें बिल्कुल भी खत्म हो गया मलेरिया, नहीं, अभी भी है, पर अभी हमें सिग्निफिकेंट कैटेगरी के अंदर डाला गया है, मतलब हम थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस कर गए हैं इसके लिए, ये आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। कहता है 2017 से 2023 के बीच में मलेरिया केसेस इंडिया में क्या कर गए, घट गए 69%, ये आपको यहां पर इसके साथ देख लेना, ठीक है। डेटा याद नहीं होगा तो कोई भारी बात नहीं है, बस आप इतना याद कर लेंगे इसके साथ और आप यहां पर इसे ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला कहता है मेजॉरिटी ऑफ मलेरिया डेथ एकर्ड इन 4 कंट्रीज, एक है नाइजीरिया, कॉन्गो, नाइजर और तंजानिया। अगर आप नोटिफाई कर पा रहे होंगे तो इसमें से हमने बहुत कंट्रीज के बारे में करंट अफेयर में पीछे भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये वो एरियाज हैं बेटा जहां पर जो कि मतलब गरीब हैं, ठीक है, जहां पर बहुत सारी चीज़ों की बीमारियां और भी बहुत सारी बीमारियां घातक देखने को मिलती हैं। एज ऑफ नवंबर 2024 44 कंट्रीज और 1 टेरिटरी हैव बीन सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय WHO विद सेवरल अदर ट्रैक्स टू अचीव दिस स्टेटस, ठीक है। तो आप इसके साथ देख लेंगे, ठीक है। चलिए, पर हमारे इंडिया का क्या प्रोग्रेस हो गया है, सिग्निफिकेंट। हम पहले क्या थे, हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट था, और अब हम किसके अंदर चले गए हैं, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस के अंदर, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहां पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगला करंट अफेयर है बच्चे, ब्लूमबर्ग की अगर हम बात करें तो रिचेस्ट फैमिलीज का क्या जाता है, हमारे पास यहाँ पे अवार्ड पेश किया गया है और इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कहता है वॉल्टन फैमिली किसकी, वॉलमार्ट USA की, ये टॉप पोजीशन में है, याद रखेंगे आप। उसके बाद है अल नहयान फैमिली, कहाँ की है, UAE की। उसके बाद है अल थानी फैमिली, कहाँ की बेटा, तो कतर की। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक पे आते हैं, ठीक है। अंबानी फैमिली की अगर आप बात करेंगे तो अंबानी फैमिली की जब आप बात करते हैं, इंडियन फैमिलीज की बात करें तो कहता है द अंबानी फैमिली एंड द मिस्ट्रियस ऑफ द शुपुरजी पलौंजी $US फैमिली, इनका रैंक कितना है, तो अंबानी वालों का 8th और इनका रैंक कितना है 23rd, ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड के रिचेस्ट फैमिलीज के तौर पर ये डेटा पेश यहां पर किया गया है। ये रिपोर्ट बताती है कि वर्ल्ड के बिलियनियर गेन्ड अ कलेक्टिव $406.5 बिलियन इन वेल्थ, ठीक है। तो नेटवर्थ यहां पर बता दी गई है, ये आप इसके साथ देख लेंगे। गौतम अडानी वाज ओमिटेड एज फर्स्ट जनरेशन वेल्थ एंड सिंगल हायर फॉर्च्यून्स वर एक्सक्लूडिंग फ्रॉम दिस रैंकिंग, ठीक है। तो ये इस रैंक में नहीं काउंट हुए हैं, बाकी ये सब काउंट हुए हैं, ये आपने याद यहां पर रखना है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। फोर्ब्स की लिस्ट आ चुकी है, 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट, ठीक है। अब ये किस हिसाब से है, इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होंगी। अब इसके अंदर कैटेगरी के अंदर हम देखना शुरू करते हैं कि क्या क्या बोला गया है, ठीक है। देखिए कहता है फोर्ब क्या है बच्चे, तो एक अमेरिकन ग्लोबल मीडिया कंपनी है और इसने अपनी 21वीं एनुअल रैंकिंग पेश करी है मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट की, ठीक है। कहता है जो टॉप कर रही है, ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे, ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, इंडिया से निर्मला सीतारमन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर भी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी हैं, इनका रैंक है 28, और अगर देखा जाए तो हैज टॉप्ड अमंग द 3 इंडियन वुमेन। वैसे अगर ग्लोबली देखा जाए तो 28वां रैंक है, इंडिया में देखा जाए तो भाई टॉप 10 का रैंक, ठीक है। और इनके ऊपर मीम बनते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। कहता है इसके बाद अगली कौन है यहाँ पे, रोशनी नडार मल्होत्रा जो कि HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन है। उसके बाद है किरण मजूमदार शाह, फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव, अभी इन्हीं को अवार्ड मिला है जो भी आपने पीछे पढ़ा है, ठीक है, बाइकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनका रैंक 81st और 82nd है, ठीक है। तो इंडिया से 3 वुमेन हैं, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास, ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगला कहता है इसी के साथ, कहता है उर्सुला वॉन देर लेन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, इन्होंने टॉप करा है यहाँ पे। उसके बाद क्रिस्टीन लगार्डे, ये कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इनका रैंक क्या है 2nd और 3rd पोजीशन, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया था बच्चे, 6 मेन कैटेगरीज है, देखो, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, मीडिया, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, पॉलिसी। तो आपको पता है निर्मला सीतारमन को तो यही मिला होगा, एंड फिलैंथ्रोपी, ठीक है। कहता है कैटलिन क्लार्क 22
ईयर ओल्ड एन अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर जिनका रैंक 100th है हैज़ बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू बी फीचर्ड ऑन द फोर्ब्स 2024 लिस्ट। ठीक है, तो मोस्ट पावरफुल वुमेन के अंदर इनको भी ऐड किया गया और ये मात्र कितने साल की हैं? 22 साल की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला आता है आपके पास यहाँ पे अगला सेक्शन कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे? स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स के बारे में बात यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या कहता है बच्चे, देखते हैं और क्या बोला गया है। ठीक है, देखिए कहता है जो इंटरनेशनल फीफा है, मतलब फीफा आप कह सकते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये कब बनी है बॉडी? तो ये बनी थी 21 मई 1904 को और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं? तो म्यूनिक में आते हैं। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, सॉरी म्यूनिक नहीं है, ज्यूरिच है। ठीक है, सो सॉरी। ठीक है, ज्यूरिच आ जाएगा और ज्यूरिच कहाँ पर आता है? स्विट्जरलैंड में। ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलो अब क्या कहता है बच्चे यहाँ पर? कहता है फीफा ने अनाउंस करा है कि सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा कौन सा वाला? मेन वर्ल्ड कप 2034। याद रखना, ये प्रपोज्ड क्वेश्चन हो गया। ड्यूरिंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीफा कांग्रेस कहाँ पर हुई है? ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में, जहाँ पर इसके हेडक्वार्टर है। ठीक है, कहता है यहाँ पर, और ये किसके अंडर की गई है? तो क्या नाम है उनका? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिनका विजन भी है ग्लोबली स्पोर्ट्स को बढ़ाना, और ये पहली बार होगा सऊदी अरेबिया क्या करेगा? इसको होस्ट करेगा। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? गियानो इन्फेंटिनो, ये बता दिया मैंने आपको। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके? ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड पे। और ये कब बना था? तो 21 मई 1904 को ये बॉडी बनी थी। ठीक है, अगला आता है फीफा ऑल्सो अनाउंस्ड स्पेन, पुर्तगाल एंड मोरक्को विल को होस्ट। याद रखना है 2030 का जो वर्ल्ड कप होगा ये होस्ट करेंगे। इसके बाद याद रखेंगे फॉर इट्स सैनिटरी सेलिब्रेशन फॉर फर्स्ट टाइम 3 मैचेस ऑफ 2023 वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन उरुग्वे, अर्जेंटीना और पैराग्वे में भी ये किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला, अर्जुन इरेगासी रीच द ELO रेटिंग। ठीक है, अब बेटा देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ELO रेटिंग क्या होती है। ठीक है, तो जब भी किसी प्लेयर की स्किल और क्वालिटी को चेक किया जाता है तो उसकी रेटिंग को क्या कहा जाता है? ELO कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो क्या कहता है? ग्रैंड मास्टर अर्जुन जो है बिकेम दी सेकेंड इंडियन और 16वें प्लेयर बन चुके हैं जो किस में चले गए हैं? गोल्ड स्टैंडर्ड ELO रेटिंग। और कितनी लिखी है रेटिंग वहां पे? 2800 आफ्टर लेजेंडरी विश्वनाथ आनंद। ठीक है, अर्जुन नाउ हैज 2801 रेटिंग पॉइंट और क्या रैंक है इनका वर्ल्ड में? 4th आप याद रखेंगे, जस्ट बिलो हिकारू नाकामुरा, और ये USA के हैं। इसके साथ आप इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद नॉर्वे के मैग्नस चार्लसन, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनकी रेटिंग है 2831 रेटिंग है। उसके अलावा फेबिनो, इनकी क्या है? 2805। अर्लियर दिस ईयर ही वन बोथ टीम गोल्ड इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन द 45th चेस। कहाँ पर हुआ था? बुडापेस्ट। और बुडापेस्ट कहाँ पर आता है बच्चे? हंगरी में। ठीक है, तो ये आपने इसके साथ यहाँ पर क्लियर रखना था। ठीक है, और याद रखना बेटा ELO या ELO भी पढ़ते हैं, इसे LO भी पढ़ते हैं। तो ये LO किसके नाम पर है? तो ये एक ऐसे कह सकते हैं आप, आर्पेड इनका नाम था, आर्पेड LO, इनके नाम पर ये रेटिंग यहाँ पर दी गई है। तो ये इसके फाउंडर इन्वेंटर हैं जिन्होंने क्या करा था? ये प्रोफेसर थे और इन्होंने ही आर्पेड LO को क्या करा था? फाउंड करा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया है फाइनल्स में 59 रन टू विन, और ये सेकंड कॉन्सिक्यूटिव एशियन क्रिकेट काउंसिल। याद करिए, हमने पिछले ही करंट अफेयर में इनके बारे में पढ़ा था। ये बॉडी कब बनी है? 1983 में, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपको कराया था दुबई, UAE में इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलते हैं। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि श्रीलंका के जो कौन थे, एक वो थे पर्सन थे जो इसके प्रेसिडेंट बने, जिनका नाम है शामी शिल्वा। ये हमने पिछले करंट अफेयर में पढ़ा था, ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ है बच्चे? तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में हुआ था। ये 11वां एडिशन था इसका, यहाँ पर याद रखेंगे। और इंडियन टीम को कौन हेड कर रहे थे? मोहम्मद अमान, याद रखना है आपने। वाइल द टीम ऑफ बांग्लादेश कौन कर रहे थे? अजीजुल हकीम, ये आपने याद रखना है। 8 नेशंस यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये भी
हो गया आपके पास एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। ये डेटा आप इसके साथ पढ़ लेंगे किस किस को यहाँ पे डेटा मिला है, ठीक है। अगला ये फॉर्मूला 1 के कार रेसिंग, ये आप इसे खुद पढ़ लेंगे, इसमें कुछ नहीं कराने वाला है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे पास, अगला किसके बारे में बात करता है, जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स होने वाले हैं, ध्यान देंगे बच्चा, कौन से वाले, खेलो इंडिया जो विंटर गेम होने वाले हैं 2025 के, जो कि 23 ऑफ यहाँ पे लिखा होगा आपके पास, यहाँ पे 23 ऑफ सितंबर बोल रही, सॉरी 23 ऑफ जनवरी से आपके पास शुरू हो जाएंगे और 23 ऑफ जनवरी से लेकर 27 ऑफ जनवरी तक चलेंगे, ठीक है। तो 23 से लेकर 27 जनवरी 2025 में ये अभी खेले जाएंगे, याद रखना है। और ये पहली बार होगा, वैसे पहले जो विंटर गेम्स है वो कहाँ पर होते थे, तो वो होते थे लद्दाख या जम्मू कश्मीर में। इस बार इन दोनों से बाहर जाकर ये कहाँ पर होंगे बेटा, तो ये होंगे उत्तराखंड में, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। लिख दिया ना कि कहाँ पर होगा, लिखा यहाँ पे द यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया क्या लिखा है यहाँ पे, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स अनाउंस्ड दैट द 5th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम, सॉरी ये कहाँ पर होगा, लद्दाख, और कहाँ पर होगा, जम्मू कश्मीर में, ये आप इसके साथ ऐड यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप देख लेंगे क्या लिखा है, द खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है विल किक ऑफ खेलो इंडिया सीजन यूथ एंड पैरा गेम्स बिहार इन अप्रैल 2025 में होगा और यूनिवर्सिटी गेम्स बाद में होंगी, ठीक है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया पहले आपके पास, कहता है द खेलो इंडिया विंटर गेम्स स्टार्टेड इन 2020 और इनको क्या किया गया था, इनके अंडर विंटर गेम्स को प्रमोट करने की बात की गई थी, ठीक है। किसकी बात की गई थी बच्चे, तो विंटर गेम्स को बढ़ाने की बात यहाँ पर की गई थी, आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। और इसमें स्कीइंग, एल्पाइन स्की होता है, नॉर्डिक स्की होता है, स्नो रग्बी हो गया, और भी बहुत सारे जो गेम्स है, स्केटिंग वगैरह वगैरह, वो सब यहाँ पर खेली जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये तो आपने देखा ही होगा, ठीक है, रील बहुत सारी बन रही थी इनके ऊपर। तो इंडियन ग्रैंड मास्टर गुकेश दोमराजू जो है चेन्नई से, इन्होंने किसे हरा दिया है, जिंग लिरेन को, चाइना के, ये आप याद रखेंगे। और ये कहाँ पर चैंपियनशिप हुई है, सिंगापुर पे, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फाइड की, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, चेस के बारे में, तो चेस की जो बॉडी है उसका नाम क्या है, तो आपको पता होगा बच्चे, जिसका नाम आता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसे फाइड भी कह देते हैं हम, और वर्ल्ड चेस फेडरेशन भी इनको कह देते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है बच्चे यहाँ पर, ये 18th नंबर की यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, ये आपने याद रखना है। इनसे पहले कौन कौन थे, ये डेटा आप इसके साथ चेक कर लेंगे, ठीक है। अगला कहता है बच्चे फाइड की जब हम बात करते हैं, ये कब बना था, तो ये बना है 20 जुलाई, ठीक है, 19 याद रखेंगे आप, 20 जुलाई 1924 को ये बना था, और इसके हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड पे है, याद आपने रखना है, ठीक है। तो इसके साथ ऐड कर लेंगे ये डेटा, कितने इनको पैसे मिले, ठीक है, ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगला आता है बच्चे आपके पास, मुंबई ने किसे हरा दिया, मध्य प्रदेश को 5 विकेट से, और इनका 17वां एडिशन कहां पर हुआ था, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये कहां पर हुआ, तो मंगलम चिन्नस्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। ये मुंबई का सेकंड टाइटल है, याद रखेंगे। मुंबई टीम के हेड कौन थे, श्रेयस अय्यर, और मध्य प्रदेश के कौन थे, रजत पतिदार, ये आपने यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। आगे जो विनिंग टीम है मुंबई हैज बीन अवॉर्डेड 5 करोड़ मिला है, और जो दूसरी है उसे 2.5 करोड़ रुपए मिला है। यहां पर मुंबई जो है वो चौथी टीम बन चुकी है जिसने इस टाइटल को यहां पर जीता है, ठीक है, तो याद रखना है आपने। और ये आ जाएंगे आपके पास पहले इंपॉर्टेंट क्या आ जाएंगे, श्रेयस अय्यर पहले ऐसे कैप्टन जो इंडियन प्रीमियर लीग और उसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीज को भी यहां पर जीत चुके हैं, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे, मुंबई के अजिंक्य रहाणे, ये आपने यहां पर याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला आता है नेशनल गेम। हाँ सॉरी, मैं वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, मैंने आपको पहले वो गलती से बोल दिया, वो ये उत्तराखंड वाला है, ठीक है, ये उत्तराखंड वाला हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। देखिए कहता है बच्चे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट राकेश खाड़से, जो कि मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स के अंदर आते हैं, इन्होंने मास्कट, लोगो, एंथम, जर्सी, टॉर्च और टैगलाइन, इन सबको यहाँ पर पेश कर दिया है, ठीक है। तो ये कौन सा वाला लिखा है यहाँ पे, 38th नेशनल गेम इवेंट है, जो कहाँ पर होगा, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में, और ये कहाँ पर आता है, देहरादून में, आपने याद रखना है, ठीक है। कहता है इसका जो शेड्यूल है वो कब से कब तक है, 28 से 14 फरवरी, जिसके अंदर 10,000 एथलीट होंगे और 38 स्पोर्ट्स यहाँ पर कवर किए जाएंगे, ठीक है। मास्कट क्या रहेगा, माउली, जिसको मोनाल भी कह सकते हैं, जो कि स्टेट
स्टेट वर्ड है कहाँ की, उत्तराखंड की। उसके बाद टैगलाइन क्या रहेगी, संकल्प से शिखर तक, फ्रॉम रिजॉल्व टू जेनिथ, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ये इसका एम्बिशन आपके पास निकल कर आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। उसके साथ अगला क्या, अच्छा ये हो गया आपके पास यहाँ तक का, और याद रखना है बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप ये क्लियर रखेंगे। और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जो इसका 37वां इवेंट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो गोवा में हुआ था, ये मैंने आपको पिछली बार भी क्लियर करा था। ठीक है, चलिए अगला आता है वाल्डनर कप। अब ये ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा किसके साथ एसोसिएटेड है, तो किसके साथ है, टेबल टेनिस के साथ। और मानिका बत्रा जो है वो यहाँ पर क्या कर रही हैं, उन्होंने इसको यहाँ पर जीत लिया है। ये कहाँ पर हुआ है बेटे, ऑस्लो नॉर्वे में, ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन कौन सा आता है, साइंस और टेक, और इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है बेटा, ठीक है ध्यान देंगे आप यहाँ पे, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसने क्या करा यहाँ पर, उसने इसे लॉन्च करने की बात, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है अपनी थर्ड कॉपरनिकस स्टेनल सैटेलाइट को, जो कि कहाँ पर है, सन सिंक्राइज ऑर्बिट पे रहेगी एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 700 किलोमीटर अबॉर्ड अ वेगा सी रॉकेट फ्रॉम द यूरोस्पेस पोर्ट इन फ्रेंच जियाना फ्रेंच। ठीक है, तो सीधी बात है कि ये भी क्या है, एक सैटेलाइट वहाँ पर लॉन्च हो चुकी है और ये वहाँ पर क्या हो चुकी है बेटा, सक्सेसफुल हो चुकी है। ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसके साथ देख लेंगे, इसमें और कोई भारी बातें नहीं है। ठीक है, और ये कहाँ पर गई है बेटा, तो आप याद रखेंगे सन के आसपास है, सन के ऑर्बिट के आसपास है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ओपन एआई ने लॉन्च करा है किसको बेटा, तो सोरा टर्बो को। ठीक है, अब सोरा टर्बो क्या है बेटा, आप इसको समझ लेते हैं। मतलब ये एक ऐसे समझ सकते हैं आप कि ये रियलिस्टिक वीडियो कंटेंट बनाने के लिए रेडी किया गया है ये सोरा टर्बो, आप याद रखेंगे इसे। मतलब आप अगर ऐसे टेक्स्ट कुछ भी लिख कर देंगे तो ये आप उसको ये उसकी आपको वीडियो बनाकर दे देगी यहाँ पर। और आप याद रखेंगे 20 मिनट का क्या कर सकती है ये वीडियो क्लिप, क्या कर सकती है, जनरेट कर सकती है। और कितना रेजोल्यूशन लिखा है, तो 1080 रेजोल्यूशन आप इसके साथ देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला कौन सा सेक्शन आता है आपके पास, डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ठीक है, देखिए इंडिया, फ्रांस और यूएई की एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है, डेजर्ट नाइट। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप, ये कहाँ पर हुई है, अरेबियन सी में, ये आपने याद रखना है। ठीक है, 2022 से ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज चलती आ रही है और इसका पार्टनरशिप जो है वो बहुत सारी एरियाज को कवर करता है, जैसे डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, एनवायरनमेंट, ये सब आप इसके साथ देख लेंगे। ठीक है, ये मैंने अभी आपको सारी एक्सरसाइजेस बिल्कुल जो फ्रांस का पहला करंट अफेयर था उसके साथ ऐड करवा दी है। ठीक है, तो आप इसके साथ देख लेंगे, गरुड़, शक्ति, गरुड़, और उसके बाद कौन सी आती है, वरुण, आप इसके साथ देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगली आती है स्लिनेक्स। आप सबको ये भी मैंने जब श्रीलंका का करंट अफेयर आया है उसके साथ ऐड कराई है कि स्लिनेक्स जो है वो किसकी है, इंडिया और श्रीलंका की नेवल एक्सरसाइज है। और नेवल एक्सरसाइज है तो जो नेवी के 3 कमांड है, ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न, उसमें से ईस्टर्न कमांड में विशाखापट्टनम में ये की गई है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाएगी और इंडियन ओशन रीजन को और सिक्योर करने की बात की जाएगी। ठीक है, तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट, इनकी अपॉइंटमेंट इसी साल हुई है और प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट भी इसी साल हुई है। दोनों करंट अफेयर आपको कराया गया है। और कैपिटल क्या आती है बेटा इसकी, कोलंबो, ये आप इसके साथ याद यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, चलिए अगली आती है आपके पास यहाँ पे अगला करंट अफेयर है, INS तुशहिल कमीशनड इनटू इंडियन नेवी। ठीक है, देखो बेटा इंडिया और रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 2016 में, जिसमें डिसाइड किया गया था कि 4 फ्रिगेट आएंगे। ठीक है, हमारे पास, जिसमें से फिर रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हो गया, जिसकी वजह से एक भी शिप आ नहीं पाई और अब पहली आई है। ठीक है, तो लिखा है ना यहाँ पे कि 2016 में एग्रीमेंट हुआ था, तो आप याद रखेंगे अब पहली आई है और इसका नाम क्या है, INS तुशहिल, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और रशिया से ये इंडिया की तरफ आ रही है। और तुशहिल का मतलब क्या होता है बेटा, तो तुशहिल का मतलब होता है प्रोटेक्टर, आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ अगला देखते हैं। अगला आता है, अच्छा अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम रैंक वगैरह देते नहीं है, ठीक है, पर क्या है, इंडिया और नेपाल ने
आपस में अपने अपने रैंक्स को शेयर करता रहता है। जैसे देखो क्या लिखा है, कहता है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑनर्ड, उन्होंने ऑनर करा है नेपाल के आर्मी चीफ को, क्या नाम है उनका, जनरल अशोक राज सिद्धगल। इनको क्या दिया है, रैंक दिया है किसका, जर्नल ऑफ इंडियन आर्मी का। ये आप यहां पर याद रखेंगे, ठीक है। ये एक यूनिक ट्रेडिशन है जिसमें दोनों कंट्रीज क्या कर रही हैं, आपस में क्या करती हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या करती हैं, शेयर करती रहती हैं। और आपस में इंफॉर्मेशन बोलने का मतलब है, ये मतलब एक एग्रीमेंट जैसा हो गया बेटा, आप कह सकते हैं। और इसमें यहाँ पर जैसे वो हमारे यहाँ पे हमें रैंक देंगे, वैसे हम उनको भी क्या देते हैं, यहाँ पे आर्मी का रैंक देते हैं। ये आप क्लियर अपने पास रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है कौन सा सेक्शन हमारे पास, बैंकिंग और इकोनॉमी, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा क्या है यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम थी समझते हैं, ठीक है। देखो T+0 का मतलब क्या होता है, मतलब आज आपने शेयर को परचेज करा या आज ही आपने सेल करा, उसी टाइम आपके डीमैट अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए क्या किया गया है, ऐसा सेबी ने 500 क्या रखी गई है, 500 स्टॉक्स को क्या किया गया है, यहाँ पर लाया गया है, ताकि और इन सब चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट की जा सके, ठीक है। तो मतलब अब ऐसी सीधी बात हो गई कि ऐसे 500 स्टॉक्स आ गए जहां पर आपको हो सकता है कि अगर आप उसके शेयर बेचते या खरीदते तो आपको पैसा लेट आता, अब क्या हो जाएगा, उसी दिन सेटलमेंट आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसके साथ यहाँ पर पढ़ लेंगे और कोई भारी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं, इसके साथ का अगला आता है हमारे पास कौन सा, सेबी ने मैंडेट कर दिया है एमएफ कंपनीज को कि वो क्या कर सकती हैं, एसआईपी। देखो बेटा एसआईपी का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखो बेटा इसमें मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्लान होता है जिसमें हम एक रैंक नहीं, इसमें हम एक रकम डालते हैं और जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहले हमें एसआईपी पता होना चाहिए था। अब एसआईपी के लिए क्या कर दिया गया है, बोला गया है, सेबी ने कहा है कि जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो रिड्यूस करेंगी प्रोसेसिंग टाइम को फॉर कैंसिलेशन देयर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान टू 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द प्रीवियस 10 वर्किंग डेज। तो पहले 10 दिन लगते थे, अब कितने दिन में आप एसआईपी क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं अपनी 2 दिन के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला आरबीआई ने ज़ेबरॉन फाइनेंस के जो है वो क्या कर दिया, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को फेल कर दिया है। क्यों, क्योंकि उसने फिर से आरबीआई एक्ट के अंदर किसी चीज़ को नहीं माना होगा, ठीक है। तो ये आप इसके साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। इंडिया का जो एफडीआई है, आप सबको पता है बेटा एफडीआई का मतलब जब कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया की किसी कंपनी में 10% से ज़्यादा स्टेक या शेयर होल्ड करती है, उसे क्या कहते हैं आप, उसे आप कहते हैं क्या, यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए कहता है बच्चा यहाँ पे एज पर दी डेटा रिलीज, किसने डेटा रिलीज करा है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने, जिसमें ये बोला गया है कि इंडिया का एफडीआई कितना चला गया बच्चे, ठीक है। तो ये 2000 से अब पहली बार ऐसा होगा आपके पास, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। कहता है यहाँ पर कि कितना इनफ्लो आया, कितना आउटफ्लो गया, आप इसके साथ इसको देख लेंगे। कहता है मॉरिशस टॉप कर रहा है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है बेटा, सिंगापुर, याद रखेंगे आप। और उसके बाद लिखा है यूएस का रैंक कितना है, 3rd, फिर नीदरलैंड, जापान, यूके, इनका भी एक इंपॉर्टेंट रैंक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इंडिया रोज टू द 40th इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2024, पहले रैंक कितना था, 43rd, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 का इंडिया का रैंक आप इसके साथ चेक यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आता है इंपॉर्टेंट डेज का सेक्शन और इसे यहाँ पर वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी का मतलब हो गया बच्चे, सीधी सीधी बात है कि न्यूट्रल होके चलना, ताकि किसी भी कंट्री का आपस में कोई भी इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट ना हो सके, किसी मतलब पीसफुली रहे हम वहाँ पर, और कोई भी थ्रेट, ठीक है, बिना किसी फोर्स के, मतलब बिना किसी लड़ाई झगड़ाई के, अगर आपका मेरा झगड़ा हो जाए तो उसे क्या किया जा सके, उसे सॉल्व किया जा सके, ठीक है, विदाउट फोर्स के, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। कहता है न्यूट्रलिटी इज अ लीगल स्टेटस दैट अकर, जब 2 स्टेट जो होते हैं वो ये बोल देते हैं कि भैया बातचीत कर लेते हैं, लड़ने से अच्छा है बातचीत कर लेते हैं। तो ये डे कब मनाया जाता है बच्चे, तो दिसंबर 12 को इसे मनाया जाता है, ठीक है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटरेस। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1945, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा इसके, न्यूयॉर्क, याद रखेंगे, ठीक है। अगला
अगला आता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2024 को 12 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, आप सबको पता है कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 है वो भी तो हमें अचीव करना है ना, जिसमें गुड हेल्थ के बारे में बात की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। इसके बारे में मुझे लगता है हम बहुत टाइम से पहले से ही बात करते आ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने क्लीन एनर्जी, देखो बेटा क्लीन एनर्जी कौन सा वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 7वां नंबर है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इसके लिए आप सबको पता है हमने इतने सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं कि हम एनर्जी को क्या कर सके, बचा सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है 53rd विजय दिवस कब मनाया जाता है, 16 दिसंबर को। ठीक है, एक्चुअली में आपको पता होगा बेटा कि हमने बांग्लादेश को लिबरेट कराया था कब, 1971 में, आपको याद होगा इसके बारे में। और याद रखना है क्योंकि किसकी वॉर चल रही थी, इंडो पाकिस्तान की वॉर, तो ये विजय दिवस उस याद में यहां पर मनाया जाता है जब पाकिस्तान की आर्मी ने क्या कर दिया, घुटने टेक दिए थे, एंड द इंडियन एंड द मुक्ति बहानी बांग्लादेश लिबरेशन फोर्स इन ढाका ड्यूरिंग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971। तो हमने बांग्लादेश को लिबरेट यहां पर करवा दिया था। ठीक है, ये आप इसके साथ याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला आता है इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। सबको पता है बच्चे माइग्रेंट कौन होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। माइग्रेशन का एक फैक्टर नहीं हो सकता, उसके पुश एंड पुल फैक्टर होते हैं। पुश मतलब जो आपको धकेलते हैं, अब भाई सिक्योरिटी नहीं है मान लो चंडीगढ़ में, तो हम यहाँ थोड़ी रहेंगे, तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो पुश फैक्टर होते हैं। और कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं, पुल, जो आपको क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये डे कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को। थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। स्थापना कब हुई थी, 1951 में। ठीक है, अगला आता है नेशनल माइनॉरिटी डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अगर आपको पता हो तो इस डे को अगर आप बात करते हैं यहाँ पे माइनॉरिटी वाले के बारे में अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, तो माइनॉरिटी एक बहुत ही ऐसा कह सकते हैं आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारे पास, जिसमें हमने क्या करते हैं, जितनी भी, अच्छा माइनॉरिटी कहेंगे किसको, पहले आप ये समझो, माइनॉरिटी हम किसे कहेंगे बेटा, जो कम है, संख्या में कम है। ठीक है, जो ऐसे लोग या ऐसी कम्युनिटी या ऐसी भाषा या ऐसा कल्चर या ऐसा रिलीजन जो क्या है, नंबर में कम है, ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, इन लोगों के लिए अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने एक आर्टिकल नंबर 29 भी इन्हीं के लिए है हमारे पास। ठीक है, और 30 जिसमें हम बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, किसके लिए, इन सब के लिए ही, ये आप यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज भी है जो इनके लिए आवाज उठाता है। ठीक है, चलिए अगली आती हैं बुक्स में सबसे पहले ये बच्चे, टीपू सुल्तान के ऊपर क्या लिखी गई है, एक बुक क्या कहता है, द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने टीपू सुल्तान के ऊपर किताब निकाली है, याद रखेंगे, द सागा ऑफ द मैसूर इंटरग्रम। ठीक है, देखो बेटा मैसूर में 2 इंपॉर्टेंट लीडर थे, जिसमें से एक बाप हो गया, इनका बाप हो गया, इनके पापा हो गए जिनका नाम था हैदर अली, और इनके बेटे आ गए आपके पास टीपू सुल्तान, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़कर, टीपू सुल्तान, हैदर अली तो चलो कैंसर से मर गए थे। ठीक है, जो टीपू सुल्तान है वो एंड तक अंग्रेजों से लड़ते रहे, और उसके बाद उन्होंने मतलब लास्ट ऑप्शन उनको ये दिया था अंग्रेजों ने, वेलेस्ली ने, कि भैया तुम क्या करो, तुम मेरे अलाई बन जाओ, तुम हमारी सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लो। तो टीपू सुल्तान ने कहा था कि भैया पूरी उम्र बकरी की तरह जीने से अच्छा है मैं शेर की तरह एक बारी में मर जाऊं। ठीक है, तो ये बहुत ही दिग्गज हैं, इनको आप कह सकते हैं रॉकेट टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, अगर आप सबको पता होगा तो। ठीक है, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है कौन हमारे पास, टीपू सुल्तान। ठीक है, इन्हीं को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है, ये आप यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, चलिए अगली कौन सी आती है बच्चे, द मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2024। इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप को क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, किसके ऊपर है, तो एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है और इन्फ्लुएंस है किसके ऊपर, अमेरिका की पॉलिटिक्स के ऊपर, कंट्री के रोल के ऊपर, तो ये आप यहां पर याद रखेंगे।
रखेंगे। उसके अलावा कहता है यहाँ पर, इससे पहले भी इनको ऐड किया गया था 2016 में। अब कहता है कैटलिन क्लार्क जो कि 22 साल के हैं, अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर, इनको भी मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर 2024 के अंदर इंसर्ट किया गया है। ठीक है, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, लास्ट सेक्शन पे आते हैं जिसका नाम क्या आता है आपके पास यहाँ पे, ऑबिचरीज, और इसके अंदर पढ़कर इसे वाइंड अप कर लेते हैं। ठीक है, देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर नहीं सॉरी, आई एम सो सॉरी, जाकिर हुसैन, जब आप बात करते हैं अल्लाह रखा के बारे में, तो इनको भी लंग डिजीज हो गई थी और इनकी फिर यहाँ पर डेथ हो चुकी है। अगर आपको पता हो बेटा, तो जो तबला है, ठीक है, तबला जो है वो हमारे पास, ये तबला बजाते थे, इनकी अगर हम बात करें तो ये 4 टाइम ग्रैमी अवार्ड है। ग्रैमी को ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। अगर आपको याद होगा तो क्या कहा जाता है बच्चे, इसे ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है, जो म्यूजिक की फील्ड में मिलता है। इन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री भी कहा मिल चुका है। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब देखो बेटा, जो जैसे ये तबला लेके बैठे हुए, तो जो राइट वाला तबला होता है ना, तो जो राइट वाला ये होता है तबला, तो इसे तो तबला ही कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरी साइड होता है लेफ्ट वाला, इसे क्या कहा जाता है, इसे डागा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको डागा भी कहा जाता है, याद रखेंगे आप। और डागा के अलावा इसे बयान भी कहा जाता है। तो लेफ्ट वाले को बयान कहते हैं और राइट वाले को क्या कहते हैं, तबला कहते हैं। और माना जाता है कि ये जो जानवर की स्किन होती है उसके ऊपर से, मतलब जो चमड़ा होता है उससे बनाया जाता है ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और माना जाता है, कुछ किताबें ऐसे लिखती है और हिस्टोरियन ऐसा लिखते हैं कि जो आमिर खुसरो था, ठीक है, आमिर खुसरो, जिसे पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो अलाउद्दीन खिलजी के अलावा और भी बहुत सारे राजाओं को कवर करता है दिल्ली सल्तनत के, इसने तबले को क्या करा था, इन्वेंट करा था। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके साथ अगर हम देखें, एक इनका वेस्टर्न म्यूजिक में बहुत अच्छा कोलैबोरेट था, किसके साथ, मिकी हार्ट के साथ, याद रखेंगे आप। और उस एल्बम का नाम था प्लैनेट ड्रम। ठीक है, जो कि बहुत ही फेमस हुआ था, आप याद रखेंगे। और ये फर्स्ट एवर ग्रैमी बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम के अंदर भी ऐड किया गया था। ठीक है, तो इनकी डेथ हो चुकी है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, इंडिया के स्क्वैश प्लेयर, जिनको क्या कहा जाता है, ओल्ड फॉक्स भी कहा जाता है इनको, इनकी डेथ हो चुकी है। इनका नाम था राम मनचंदा और इनको बेस्ट स्पोर्ट्समैन अवार्ड भी मिल चुका है 1981 का, और इन्हें सेकेंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर भी मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहले आता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड आता है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड आ जाता है पहला। और सेकंड कौन सा आता है, तो सेकंड है अर्जुन अवार्ड, जो इनको यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो भी आपको डाउट रहेगा वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।